जब उसके अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, डिसिप्लिन आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, विजडम आएगी। बट दीज आर ऑल थिंग्स जो आप बात कर रहे हैं, जी सारी क्वालिटीज जो एक यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस के ब्रोशर में होती हैं कि नहीं टीम वर्क। सर आप कमाल करते हैं, यूनिवर्सिटी कोई भी उठा लें। नहीं, आप उठा लें। ठीक है, आप इमेजिन करें कि आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल इन्वेस्ट करेंगे, फाइनेंशियल इनपुट डालेंगे और आपके बेरोज़गार होने की रेशो 3 गुना बढ़ जाएगी। ऐसी क्या मिस्टेक हो रही है फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड, फ्रॉम द पेरेंट्स एंड, फ्रॉम द टीचर्स एंड, या फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस एंड, जो प्रोडक्ट यूं बन रहा है? क्या कभी हमने ये कहा कि हमें फाइनेंसेस नहीं चाहिए, हमने ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करनी है, लैब्स बनानी है, पैसे आएंगे तो ये सारे काम होंगे, जाहिर सी बात। स्टेट तो नहीं देगी। तो आप क्या सोचते हैं बाय द वे, इंडस्ट्री हमसे क्या डिमांड करती है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए ग्रेजुएट? और डू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एज एन इंडस्ट्री मुझे लगता है कि इसको अब सॉर्ट ऑफ 6 महीने लगेंगे। ही हैज टू अनलर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। सर एक मिनट रुकिएगा, जो अनलर्न करना है उसमें ज़रा 2-3 बातें बताएंगे। आप मुझे इजाज़त देंगे ये मैं आपसे पूछूं कि आपके ख्याल में एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है? मैं सच बोल दूँ? सच बोलो। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों का हमारे से वास्ता पड़ता नहीं, और यूनिवर्सिटी वाले तो बिल्कुल भी नहीं आते। उसकी ये वजह नहीं कि हम बुरे लोग हैं, उसकी बुनियादी ये वजह है कि उनका प्रोफेशन ये डिक्टेट करता है कि वो खासी बिजी होते हैं। बट हमने आप लोगों के लिए स्पेशली एक यूनिवर्सिटी से एक बंदा जो ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के निज़ाम में रह चुका है, फ्रॉम द टीचिंग पर्सपेक्टिव ये ज़ाहिर है अपनी डिग्रीज के लिए भी रहा है, बल्कि अब एक डायरेक्टर पोजीशन में आ गया, उनको इनवाइट किया अपनी पॉडकास्ट पे। कुछ सवालात हैं हमारे जिनके हम जवाब चाहते हैं, जो आप लोग भी अक्सर पूछ रहे होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी का निज़ाम बेहतर हो सकता है कि नहीं, यूनिवर्सिटी जाने का फ़ायदा है कि नहीं, क्या इस तालीमी निज़ाम के बाद हमें आगे नौकरियां मिलेंगी नहीं। तो आज हमारे पास समीउल्लाह बाजवा साहब हैं, डायरेक्टर ऑरिक हैं ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, मैं पहले ऑरिक समझाना चाहूँगा क्या, बिकॉज मैंने खुद समझा था ये क्या होता है। तो ये है जी ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का प्योर मकसद है टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, कम अप विद पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू देम, ताकि एजुकेशन का निज़ाम विद द एडवेंट ऑफ AI ग्रो कर सके। समीम भाई, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। नहीं, ये तो आपकी नवाजिश है, आप आए हैं टाइम निकाल के। सुपीरियर यूनिवर्सिटी खासी बड़ा ग्रुप है, उस पर हम इंशाल्लाह बाद में आएंगे, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस प्रोफेशन में, टीचिंग में कैसे आए और क्यों आए? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई स्टार्टेड माई करियर विद ए गवर्नमेंट सेक्टर जॉब। So I was working in SMEDA, which is Small Medium Enterprise Development Authority, Government of Pakistan. ठीक है, And it gave me lots of exposure. बल्कि कई दफ़ा मैं कहता हूँ प्रोफेशनली मैं SMEDA प्रोडक्ट हूँ। ठीक है। लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि आई कैन मेक मोर कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी और मैं कंसल्टेंट ओरिएंटेशन के साथ काम करना चाहता। ठीक। तो आई थॉट दैट आई विल जॉइन एकेडेमिया। दिस विल गिव मी दिस लीवरेज कि मैं वहाँ पे एक तो पढ़ा सकूँ, जो कि ख़ुद मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, और नंबर 2 ये कि मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट असाइनमेंट्स ऐसी कर सकूँ जो रिसर्च बेस्ड हो। ठीक है। Over the period of time, I have worked with large number of international development agencies as consultant. World Bank के साथ, USAID के साथ, While USDA teaching. के साथ, while teaching. So that is one of the provision. Actually, this is the requirement of the teaching. ठीक है। कि आप पढ़ा भी रहे हों, रिसर्च भी कर रहे हों और solutions भी दे रहे हों, जिसको हम consultancy कहते हैं। जी। तो this is part of academia, and I am thoroughly enjoying it. नहीं तो ये आपको इंटरेस्ट ज़ाती था, क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहता, मैं अपनी तालीम कंटिन्यू करना, बिकॉज रिसर्च अपनी तालीम होती है बेसिकली, आप अपनी ग्रोथ कर रहे थे, तो आप ये भी कंटिन्यू साथ करना चाहते थे? जी बिल्कुल करना चाहता था। और रिसर्च में 2 चीज़ें, देखिए रिसर्च आपकी अपनी तालीम भी है और रिसर्च आपकी कंट्रीब्यूशन भी है। ठीक है। So solving somebody's problem, giving solution to someone, this excites you as well. तो अभी क्या कहते हैं, लाइक आई एम गेसिंग आपकी इंटरेक्शन विद थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी किड्स होती होगी, Sure. एंड ओवर अ लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम होगी। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है कि बल्कि ऑफ कैमरा भी हम ये बात कर रहे थे, मैं लफ्ज़ फटीग इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, आपने कहा था इसका कोई बेहतर लफ्ज़ हो सकता है, बट ये जनरल एक फटीग सॉर्ट ऑफ लैक लस्टर हम देखते हैं स्टूडेंट बॉडी के अंदर, इन्वायरमेंट जहाँ पे बस वो मगरों लान वाली गल होती है, ये है या नहीं है, और अगर ये है तो ये क्यों है ऐसे? देखिए, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, है तो ये सही। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि ये फीडबैक हमें इंडस्ट्री से, सोसाइटी से रेगुलर बेसिस पे आता है। ओके। और उस फीडबैक के कुछ टेंजिबल नंबर्स भी हैं जो इस बात को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। ओके। कि जो प्रॉब्लम इंडस्ट्री कह रही है या जो प्रॉब्लम सोसाइटी कह रही है, वो प्रॉब्लम वाकई एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जिसको हम, ये बात जो ऑफ दी कैमरा आपने कहा, हम बात कर रहे थे कि जिसको हम फटीग कह रहे हैं, असल में ये एक डायरेक्शनलेस यूथ है। ओके।
क्योंकि अगर आपके अंदर डायरेक्शन नहीं है ना कि आपने जाना कहाँ है, तो आप चलेंगे भी आस्ता आस्ता, देखने वाला ये समझेगा आप फटीग्ड। ठीक है। इशू ये है कि मुझे पता ही नहीं मैंने जाना कहाँ है और मैं खाम खा लाहौर की सड़कों पे घूम रहा हूँ। दिस डायरेक्शनलेस यूथ, जिसके अंदर होप की भी कमी है और जिसके अंदर उन चीज़ों की कमी है जिसको इंडस्ट्री डिमांड करती है, और मैं बड़ा डेलिबरेटली खाली वर्ड स्किल नहीं यहाँ बोलना चाहता, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इंडस्ट्री स्किल्स डिमांड करती है और ग्रेजुएट्स में स्किल्स नहीं। असल में इंडस्ट्री स्किल्स भी डिमांड करती है, लेकिन इंडस्ट्री डिमांड्स वे बियॉन्ड देन स्किल्स, और वो अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर एक ऐसी ही यूथ प्रोड्यूस होगी जो खुद डायरेक्शनलेस होगी और इंडस्ट्री ये कह रही होगी कि हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा, आप पहले बंदे हैं जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हम सियासतदानों का इंटरव्यू करते हैं, बिजनेसमैन का इंटरव्यू करते हैं, तो वो हमेशा होता है कि सर ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं ये हमारी वजह से नहीं, उसकी वजह से, सही। या ये हम ठीक नहीं कर सकते, ये वो ठीक करेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को स्किल्स के अलावा भी चीज़ें देनी है स्टूडेंट्स को, ताकि उनमें एक, लेट्स से वो जो मैंने लफ्ज़ फटीग इस्तेमाल किया, आपने लफ्ज़ डायरेक्शनलेस इस्तेमाल किया, वो चीज़ ना हो। अभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ये क्यों नहीं दे रहे? देखें, पहला सवाल ये है कि क्या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं। उससे पहले ये बताना होगा उनका रोल है क्या। इससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि उनको ये पता होगा हमारा रोल है क्या। ठीक है। चले मैं पहले कुछ नंबर देता हूँ आपके लिए, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे आपके पास। पाकिस्तान का आखिरी लेबर फोर्स सर्वे हुआ 2025 में। ठीक है। इस लेबर फोर्स सर्वे ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर, अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स, पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है 4.7%। 4.7% ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है। उसी लेबर फोर्स सर्वे ने ये बताया कि अगर आप इंटरमीडिएट और बैचलर्स कर लेंगे तो उन किड्स के लिए जो बैचलर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है मोर देन 12%। ठीक है। आप इमेजिन करें कि आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल इन्वेस्ट करेंगे, फाइनेंशियल इनपुट डालेंगे, और आपके बेरोज़गार होने की रेशो 3 गुना बढ़ जाएगी। ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स की बात कर, ये आप नहीं, ये सरकार कह रही है। जी 2025 का लेबर फोर्स सर्वे का। ठीक है। यानी हमारी ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट 12% से ज़्यादा है और नॉन ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट 4.7%। नाज़रीन, बेहतर ये है कि आप तालीम ना लें। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा था। ठीक। ये एक बात है, लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरफ से देखें, अब आपको मेरी बात से ये लगा होगा कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। मैं कहता हूँ पाकिस्तान इज़ नॉट फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इशू, पाकिस्तान इज़ फेसिंग एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। मानी आप खुद भी अदर देन दिस पॉडकास्ट एक इंडस्ट्री चलाते हैं, क्या ये बताएं कि पिछले 2-4-5 साल में आप जॉब हायरिंग्स करते होंगे। ऑनेस्टली बात आपने ये बतानी है कि जब आप हायरिंग करते, एम्प्लॉयमेंट ऑफर करते, क्या आपको अपनी पसंद के ग्रेजुएट्स ईजीली मिल जाते? नहीं मिलते। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि मेरा मसला ये है कि मुझे ऐसा स्टूडेंट नहीं मिल रहा जिसको मैं एम्प्लॉय कर सकूं। ज़ाहिर है, एम्प्लॉयमेंट इज़ देयर, वो ग्रेजुएट्स नहीं हैं जो एम्प्लॉयर को चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आप एक यूनिट चला रहे हैं, आप टेक्सटाइल सेक्टर से पूछ लें, आप फर्टिलाइजर सेक्टर से पूछ लें, आप आईटी सेक्टर से पूछ लें, और आप, आई एम श्योर आपका रोज़ का ये काम है, आप मिलते हैं कारोबारी तौर पे भी और पॉडकास्ट के सिलसिले में। क्या हर एम्प्लॉयर आपको ये नहीं कह रहा कि मुझे जो स्किल सेट वाला ग्रेजुएट चाहिए या मुझे जो ट्रेंड ग्रेजुएट चाहिए वो नहीं मिल रहा? सब कह रहे हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ये मसला नहीं कि जॉब नहीं मिल रही, पाकिस्तान में मसला ये है कि वो लोग नहीं मिल रहे जो एम्प्लॉयर हायर करना चाहता है। यानी कि जॉब है, जो चीज़ तैयार होकर आ रही है वो नहीं चाहिए हमें चीज़ कुछ और चाहिए। तो ये प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट अनएम्प्लॉयमेंट इशू, इट इज़ एम्प्लॉयमेंट इशू। हम एम्प्लॉयर्स की नीड पूरी नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जो अगर हमें एम्प्लॉय मिलता भी जो हमें चाहिए, उसकी जो डिमांड होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, वो इधर होती है। ठीक है। ज़ाहिर है हमारा एक बिज़नेस है, लेट्स से उस बिज़नेस का एक वॉल्यूम है, हम एक सर्टन बंदा अफोर्ड कर सकते हैं, सर्टन बंदा नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है। तो एक गैप बन जाता है। अब फिर जो वो बच्चा होता है वो बाहर की रुख करता है कि ठीक है यार, जो मेरी ख्वाहिशात है वो यहाँ नहीं पूरी होंगी, बाहर होंगी। तो फिर एक बहुत बड़ी जो हमारी क्लास ऑफ पीपल्स होती है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हो सकती थी एज एन एम्प्लॉय, वो बाहर चली जाती है। ठीक है। तो फिर सॉर्ट ऑफ हम क्या करते हैं, अगर 3 जॉब्स होते हैं ना, तो उनको मर्ज कर देते हैं और कहते हैं 2 बंदे रख लो, क्योंकि एक बंदे को जब एम्प्लॉय की तो सिर्फ तनख्वाह का प्रॉब्लम नहीं होता, उस बंदे को अपने साथ लेके चलना होता है, उसको समझाना होता है, वो एक बहुत बड़ी फटीग होती है।
एक अजाब होता था इंटरनेशनली पैसे भेजना, लेकिन टैप टैप सेंड ने ये काम बड़ा आसान कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के ऊपर खुली छूट है आपके पास। टैप टैप सेंड की एक और जो खास बात यह है कि कुछ टैप्स में, अनइंटेंडेड, कुछ टैप्स के अंदर आप ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि वर्चुअली जीरो ट्रांजैक्शन फ़ी है अगर आप अपने मुल्क की जो मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ ट्रांसफर है उसको मीट करते हैं। कोई हिडन टैक्सेस नहीं है। खुशाइन बात यह है कि जो आपके मेजॉरिटी फिनटेक्स हैं लाइक जैज़ कैश, इजी पैसा, ये सब इसके साथ कनेक्टेड है, इवन बैंक्स कनेक्टेड हैं। तो आपने इंटरनेशनल इंस्टेंटेनियस ऑलमोस्ट ट्रांसफर भेजनी है अपने प्यारों को, अपने अजीजों को, मुल्क से बाहर पैसे भेजने हैं, पैसे यहाँ मंगाने, तो टैप टैप सेंड वो एप्लीकेशन जो आपके सारे मसले हल कर सकती है। अच्छा, एक हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली, अगर आपने टैप टैप सेंड यूज करना है तो जो ये ईऑन का प्रोमो कोड है आपने इसको जरूर क्लिक करना है। ना तो सिर्फ ये हमें हेल्प करता है बल्कि ये टैप टैप को भी दिखाता है कि ईऑन की जो फैमिली है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो कितने सीरियस हैं रिलेटेड टू मनी ट्रांसफर्स इंटरनेशनली एंड लोकली। इसका भरपूर फायदा उठाएं। हमारा प्रोमो कोड यहाँ पे डिस्प्लेड है। टैप टैप को जल्दी से जल्द डाउनलोड करें। और एक और चीज़ तो आपको बतानी भूल गई, ये स्पेशल सरप्राइज आपके लिए। वैसे आप इंटर बैंक ट्रांसफर करें ना तो जो डॉलर एक्सचेंज रेट मिलता है ना उस पर ही आप समझें आपके पैसे कट जाते हैं, लेकिन टैप टैप पूरी मार्केट के ऐप्स के मुताबिक सबसे कंपेटिटिव ट्रांसफर रेट्स देता है। तो ना तो सिर्फ आपके पैसे इंस्टेंटेनियसली पहुंच रहे होते हैं, सारी मेजर आपकी लोकल बैंक्स एप्लीकेशंस कनेक्टेड हैं, बल्कि डॉलर रेट भी आपको बेहतर से मिल रहा होता है। तो वेट किस चीज़ का है? टैप टैप की ऐप डाउनलोड करो और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। अगर ये हो रहा है, आपको भी नज़र आ रहा है, मैंने भी शिकायत की आपको ऊपर कि यार ये बड़ा प्रॉब्लम है कुछ करके, तो मेरे दिमाग में तो ये था कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी तो मैं अपनी डायरेक्ट लाइन सेट करूँ कि यार आपका जो बेस्ट बच्चा है ना मीडिया का, वो आप यहाँ भेज दिया करें, मेरा काम आसान हो। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो वाई, ये मेरा सवाल है कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, आप उसका हिस्सा हैं, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ऐसी क्या मिस्टेक हो रही है फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड, फ्रॉम द पेरेंट्स एंड, फ्रॉम द टीचर्स एंड, या फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस एंड, जो प्रोडक्ट यूँ बन रहा है? मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला ये है, जो भी हमने बात की, कि क्या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्पेशली, अपने रोल को सही तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी आपसे बात हुई कि यूथ डायरेक्शनलेस। पहली बात यह है कि क्या हायर एजुकेशन सेक्टर की अपनी डायरेक्शन, अपना विजन क्लियर है कि नहीं। ओके, मसलन आप मुझे इजाज़त देंगे ये मैं आपसे पूछूं कि आपके ख्याल में एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है? मैं सच बोल दूँ? सच बोल। तो बेसिकली मेरी दानिश के मुताबिक जितने भी प्राइवेट और सरकारी एक तरफ रख देते हैं, उनके अपने मसाइल हैं। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस है। ठीक है। इसके अंदर बॉटम लाइन देखी जाती है कि धंधा कितने का हुआ है। मिसाल तौर पर हम प्रॉपर्टी में थे तो अगर हमने एक साल बेचे 1000 प्लॉट, तो तार साहब ने कहना जी अगले साल आप 2000 ही बेचने हैं। एक टारगेट सेट हो जाता है। तो हमारी दानिश के मुताबिक पूरी यूनिवर्सिटी या पूरा स्कूल का निज़ाम इज़ गेयर्ड टूवर्ड्स सेल्स। ठीक है। अब सेल्स के लिए ग्राउंड बेहतर बनाना है, एक डिबेट्स प्रोग्राम बना दिया है, सेल्स पकड़ो, टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप पर उठाओ, उनकी तस्वीरें हर जगह। जब मैंने ज़िंदगी पहली दफ़ा, पहले अखबार में छपते थे बोर्ड के जो हाई नंबर वाले बच्चे होते थे, फिर हमने बिल बोर्ड देखे, तो हम भी समझते हैं एडवर्टीजमेंट क्या होती है। तो मेरी दानिश के मुताबिक ये प्योर बिजनेसेस हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी सक्सेसफुल। चलें, मुझे पहले तो इस बात पे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात देखें। बात ये है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं दो कैटेगरीज, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट। जी, नाउ प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन डज नॉट गेट फंडिंग फ्रॉम एनीवेयर। इस तरह हमें ना स्टेट पैसे देती है, ना हमें कोई एनजीओ पैसे देती है। एक प्राइवेट बिजनेस है। अच्छा, अब इस अदारे को चलाने के लिए फाइनेंसिस चाहिए कि नहीं, पहली बात तो ये चाहिए। दूसरी बात, आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी को जाके देख लें, हम रजिस्टर्ड क्या है। हम एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, हम एक बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड। जी, तो क्या कभी हमने ये कहा कि हम बिजनेस नहीं? क्या कभी हमने ये कहा कि हमें फाइनेंसिस नहीं चाहिए? हमने ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करनी है, लैब्स बनानी है, पैसे आएंगे तो ये सारे काम होंगे। जाहिर सी बात, स्टेट तो नहीं देगी। जाहिर बात। तो असल में अगर आप ये कहें कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर मनी मेकिंग एंटिटी, आई डोंट माइंड इट, ठीक, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी आर एंड वी आर नॉट द एक्सेप्शन। पूरी दुनिया में जो प्राइवेट सेक्टर money making enterprises. दे मेक मनी। सवाल ये अहम नहीं है क्यों। देखें, क्या एक टेक्सटाइल फैक्ट्री मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है या नहीं? क्या एक बेकरी मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है कि नहीं? ये दोनों या बाकी जो भी इंडस्ट्री, कोई भी आप काम ले लें, अगर ये इंडस्ट्री अपने क्लाइंट्स की नीड को फुलफिल नहीं करेगी तो क्या मनी मेकिंग बंद हो जाएगी कि नहीं? यहाँ पे मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्लाइंट की नीड को फुलफिल नहीं करेगी, वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर बिकॉज हमने दो चीज़ें की हैं। मार्केट के अंदर एक नॉर्मलाइजेशन किया है कि डिग्री बगैर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है।
जिसकी वजह से अगर आप परफॉर्म भी नहीं कर रहे एज अ एंटरप्राइज या एज ए इंस्टीट्यूशन, तो आपको स्टूडेंट आता रहता है, बिकॉज उसके दिमाग में एक चीज़ डल गई कि ये नेसेसिटी है, ठीक है, इसके बगैर गुजारा नहीं। ठीक है, दूसरा ये कहते हैं, एक हमने जो मार्केटिंग की इस चीज़ के आगे पीछे ऑफ नोबिलिटी, हम रियल एस्टेट काम से हैं, ठीक है, हमें कोई अच्छा नहीं समझता था, हमने इसको ओन किया। अब सॉर्ट ऑफ हम वाइल्ड वेस्ट में ऑपरेट करते थे, कोई कानून नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, सब कुछ चलता है, तो वी नो। बट जब हम एक टीचर को देखते हैं, प्रोफेसर को देखते हैं, एक डॉक्टर को देखते हैं, तो एक नोबिलिटी का प्रोफेशन होता है। ठीक है, हम भी देखते हैं, लोग भी ऐसे देखते हैं। तो उस नोबिलिटी के प्रोफेशन की वसादत से थोड़ा बहुत फ्रॉम द फैक्ट के डिग्री की नेसेसिटी ड्यूरिंग मुशर्रफ दौर एंड पोस्ट इतनी हमारे दबाव में, इसके बगैर कुछ हो नहीं सकता, इन बिजनेसेस को एक सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड सप्लाई मिलना शुरू होगी, सो द चांसेस ऑफ देयर फेलियर ख़त्म हो गए। बट इस सब को भी एक तरफ रखते हुए मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि प्राइवेट बिजनेस है, डिक्लेयर्ड प्राइवेट बिजनेस है, बट वो प्राइवेट बिजनेस अब कई सालों से वो प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा। असल इशू ये, अहम बात ये, देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल है, इट इज़ अ प्राइवेट बिजनेस। अहम बात यह है कि क्या वो हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। वी आर प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, वी आर मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। अहम बात यह है कि जो हमारा रोल है, जो हमारा क्लेम है, जो प्रोडक्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सर्विसेज हमें देनी है, वो हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। इससे पहले मैं आपकी पिछली बात के ऊपर 2 पॉइंट्स देना चाहता हूँ। नंबर 1, हमारी इनरोलमेंट इन दी टर्शरी एजुकेशन तकरीबन 15% है, प्रॉब्ली कम ही होगी। इससे भी कम है। इंडिया में इट इज़ 30%, चाइना में इट इज़ 70%, और OECD के बहुत सारे कंट्रीज़ में दिस इज़ 75%। जिसका मतलब ये है कि एक तो हमारे यहाँ इंटरमीडिएट से स्टूडेंट हायर एजुकेशन में आने की कन्वर्जन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई इतनी कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं है ऑलरेडी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में इनरोलमेंट इन दी हायर एजुकेशन सेक्टर पिछले 2 साल से शार्प डिक्लाइन पे। व्हाई डू यू थिंक दैट इज? देयर आर नंबर्स, नंबर 1 के देयर आर नंबर्स, इट इज़ ऑन डिक्लाइन। अब सवाल ये है कि वाई इट इज़ देयर। उसकी एक रीज़न है जो मैंने भी आपके सामने रखी, कि मसला ये है ही नहीं है कि हम पैसे कमाते हैं, मसला ये है कि हम सर्विस, जो हमारी जॉब है, जो हमारा रोल है, अगर हम वो परफॉर्म करेंगे तो ये इंस्टीट्यूशंस चलेंगे, वरना हायर एजुकेशन नहीं चल सकती। ठीक है। विच ब्रिंग्स अस बैक टू द कोर पॉइंट, व्हाट इज़ आवर रोल। जब ये मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा कि जी आप पैसे कमाते हैं, मैंने उसका आपको जवाब दे दिया कि हम पैसे कमाते हैं, इसलिए कमाते हैं कि हम एक्सपेंशन करेंगे, हमने लैब्स बनानी है, हमने बिल्डिंग्स बनानी है, हमने स्पोर्ट्स के मैदान बनाने हैं, ये सब पैसों से बनने हैं, और पैसे हमें कोई नहीं देता, हमने खुद ही कमाने हैं। तो हम ज़्यादा बेहतर बच्चे पता क्यों हैं? पेरेंट्स के। अगर आप स्टेट को हमारी मदर समझे और हमें पेरेंट्स के बच्चे समझे, एक बच्चा है जिसको पॉकेट मनी अब्बा जी से मिलती है, एक बच्चा है जिसको अपने पैसे कमाने पड़ते हैं। ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर को पैसे देती है स्टेट, प्राइवेट सेक्टर को पैसे कमाने पड़ते हैं। हमें अपनी सर्विस डिलीवरी, और एक और बात भी, आपको पता है 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर इस वक्त गवर्नमेंट ने इशू किए हुए हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ अभी बनी नहीं। ठीक है। आप लाहौर में जाके देखें, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको खाली बड़ी भी नजर आएंगी। चार्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टूडेंट्स नहीं। तो अगर सप्लाई है भी, इट इज़ ए परफेक्ट कंपटीशन। हम नहीं देंगे तो किसी और यूनिवर्सिटी के पास चले जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे तो किसी और यूनिवर्सिटीज़ के पास चले जाएंगे। इसका मतलब है कि सबसे पहले इस बात को समझें कि जो यूनिवर्सिटीज़ पिछले 20 साल से, आप लाहौर में नाम गिन सकते हैं, 20 से ज़्यादा होंगे, जो किसी दौर में बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस थे, बंद हो गए। अगर 20 साल में 2, 3, 4, 5 इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग सुपीरियर यूनिवर्सिटी ना सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, बल्कि बड़ी तेज़ी से फ्लरिश कर रहे हैं इसी कंपटीशन के अंदर, जहां बाकी इंस्टीट्यूशंस बंद भी हो रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस चार्टर लेके बैठे हुए हैं, एनरोलमेंट नहीं कर रहे, उसमें अगर हम चल रहे हैं तो देयर मस्ट बी समथिंग। ये एक मैं उसमें एक पोलाइट क्रिटिसिज्म देता हूँ कि जिन यूनिवर्सिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, दे ऑल्सो हैपन टू ओन मीडिया ग्रुप्स, दे ऑल्सो हैपन टू हैव अदर बिजनेसेस। वन ऑफ द रीजंस उनका सर्वाइवल ये था कि दे कुड अफोर्ड टू बीट द कंपटीशन ऑन लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैड नथिंग टू डू विद द एजुकेशन सेक्टर। ऑल्सो ये कहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो एडवेंट था, उसका आइडिया ये था कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट सही नहीं है, लेट्स से अस्यूम करते हैं लेट्स सही है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी 10-15 साल से वही प्रोडक्ट दे रही हैं, सो फिर हमने इतनी मनी मेकिंग की इजाज़त दी है। बिकॉज मैं ये मानने को नहीं तैयार कि लेट्स से कि कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो साल का 1 अरब रुपया सेल करती है,
20 करोड़ का खर्चा आता है तो वो 80 करोड़ रुपया एक्सपेंशन पे नहीं लगाती. इट्स बिजनेस, आई अंडरस्टैंड. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जो मनी वो बना रहे हैं और कितना वो एक्सपेंशन पे लगा रहे हैं. मुझे खुद एक यूनिवर्सिटी का पता है जो यूनिवर्सिटी के बिजनेस के बाद रियल एस्टेट की फील्ड में है. ठीक है. राइट, नॉट गोना नेम नेम्स, उसका मकसद वो नहीं है, बट देयर इज़ मनी दैट इज़ मूव्ड अराउंड. वहीं पे बुनियादी सवाल खड़ा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ ऐसा क्या कर रही हैं कि उनका रोल मिस आइडेंटिफाई हुआ है और वो रोल करेक्ट कैसे हो सकता है. ठीक. अगर आप चाहें तो पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि इन तमाम बातों के बावजूद लोग प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन क्यों लेते हैं. देयर मस्ट बी ए रीज़न कि लोग पे करके एक डिग्री कर रहे हैं, वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं. और अगर फ़र्ज़ करें आप ये कहें कि उनका एडमिशन नहीं हो रहा, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि बहुत सस्ती डिग्रीज पे दे रहे हैं. और कुछ साल पाकिस्तान में ये काम भी चला है, अभी भी चल रहा है. अगेन आई डोंट वांट टू टेक नेम, ना नाम नहीं लेते, बट लेकिन बात होती है. सरकारी यूनिवर्सिटीज़ 2-2 4-4 कनाल के घरों में एफिलिएटेड कॉलेजेस बनवा के सरकारी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज दे रही वो बहुत अफसोसनाक है ना. लेकिन बहुत अफसोसनाक इसका मतलब ये है कि उसके बावजूद अगर एक बच्चा 4 लाख की बजाय किसी यूनिवर्सिटी में 15 लाख रुपया दे के प्राइवेट सेक्टर की डिग्री ले रहा है, तो उसको कुछ वैल्यू तो नज़र आ रही होगी. उसकी मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ. बिजनेस स्कूल हमारे में एक प्रोग्राम है, उसका नाम है BSBA, ओके. BS बिजनेस इंटेलिजेंस. उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे MOUs हैं और हम इंटरनेशनलाइजेशन पे बहुत एक्टिवली काम करते हैं. जिसमें से एक काम ये भी है कि हमारे पास 2+1 और 3+1 की ऑफर्स हैं. मैं ज़रा टेक्निकली एक्सप्लेन कर दूं. 2+2 का मतलब है 2 साल बच्चा हमारे पास पढ़ेगा, 2 साल के बाद वो हमारे किसी अमेरिकन या UK या एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, हमारे किसी काउंटर पार्ट यूनिवर्सिटी में, ठीक है, हमारी किसी पार्टनर यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो जाएगा और वो डिग्री वहाँ कंप्लीट करेगा. ठीक है. इसको 2+2 कहते हैं. अगर 3 साल यहाँ पढ़ेगा और 1 साल वहाँ पढ़ेगा तो 3+1 हो 3+1 गया. कहते हैं. ठीक है. हमारा बर्कले कॉलेज के साथ, जो कि एक बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस स्कूल है. इंस्टीट्यूशन है, बर्कले के साथ हमारा एक एग्रीमेंट था. हमने अपने BSBI के बच्चे को रेफ़र किया वहाँ पे. 2 साल वो यहाँ पढ़ा. आप इसको टेस्ट कर, मैं जो भी बात कह रहा हूँ, मैं आई एवरी क्लेम दैट आई मेक, उसका मैं रिस्पॉन्सिबल टू प्रूव. 2 साल यहाँ पढ़ने के बाद वो यूनिवर्सिटी और बर्कले कॉलेज में बच्चा शिफ्ट हुआ. बर्कले ने हमारे 2 साल के 100% क्रेडिट आवर्स, जो कुछ हमने उसको 2 साल में पढ़ाया था, दे एक्सेप्टेड इट एंड दे गेव हिम 50% स्कॉलरशिप. ओके, दैट्स गुड. इसको हम टेक्निकली कहते हैं डिग्री आर्टिकुलेशन. आर्टिकुलेशन का मतलब ये है कि जब मैं फ़र्ज़ करें वो बच्चा हूँ और मैं 2 साल बाद आपके पास आया और मैंने कहा सर मैंने पिछले 2 साल में ये पढ़ा है. आप सबसे पहले अपने प्रोग्राम की स्कीम ऑफ स्टडी निकालते हैं और आप देखते हैं कि अच्छा यार, अमेरिका में बर्कले जो पढ़ा रहा है इसने वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा. पहली बात. दूसरा ये कि अप टू दी सेटिस्फेक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा. ठीक है. तो हमारे स्टूडेंट ने ये प्रूव किया और हमारे इंस्टीट्यूशन ने ये प्रूव किया कि जो एजुकेशन हमने उसको 2 साल दी, दैट वाज गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ करिकुलर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पेडागोजी, कि ये स्टूडेंट 2 साल बाद अमेरिका के एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में जाए और वो उसको 100% क्रेडिट आवर्स को एक्सेप्ट करे. और ये सिर्फ मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, इस तरह की काउंटलेस स्टोरीज़ हैं. हर साल एक बहुत बड़ा चंक है जो हम बाहर भेजते हैं. हालांकि इसकी एक कॉस्ट है, ये भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये काम नहीं करती, वो सेमेस्टर एक्सचेंज पे बच्चा भेजती. इसलिए कि जब 2 साल बाद हमने बच्चा यहाँ से भेज दिया तो अब वो हमें फ़ीस नहीं दे रहा. UC बर्कले में, अब वो UC बर्कले में जाके फीस दे रहा है. तो हमारे लिए फाइनेंशियल लॉस है. लेकिन ये स्टूडेंट का करियर पाथवे है, क्योंकि हम गो ग्लोबल स्ट्रीम के थ्रू बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं. इस पर हम आएंगे, ये हमारी एक स्ट्रेटजी है. इसका नाम है, हम कहते हैं गो ग्लोबल स्ट्रीम. हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ग्लोबल वर्कफोर्स का हिस्सा बने. उसकी रीज़न है. सो वी आर डूइंग दैट. अब हम वापस आ जाएं उस बात पे. मैंने एक पॉइंट ये कहने के लिए दिया कि प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन अभी तक अगर इस परफेक्ट कंपटीशन में चल रही है और उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, तो दे आर डिलीवरिंग एटलीस्ट सम वैल्यू. That is why people come to us. I think that's not the reason. I'll be frank with you. UC बर्कले बात ने बिल्कुल ठीक ही. मैं एग्री करता हूँ कि ये इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होने चाहिए और ये बहुत अच्छा स्टेप है सुपीरियर का. ये सरकार को चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी को फोर्स करे कि आपके एग्रीमेंट्स होने चाहिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ. जी, सरकार कर भी रही है किसी तरीके से. नहीं, ओपनली करे कि अगर एक बच्चा, अगर आप एक्रेडिटेशन की रिक्वायरमेंट्स देखें जी, जैसे बिजनेस स्कूल की एक्रेडिटेशन NBAC है. NBAC के अंदर 9 इंडिकेटर्स हैं, 9 डायमेंशंस हैं जिसके ऊपर स्कूल की वैल्यूएशन होती है. उसमें वन ऑफ दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन. well, so in one way or the other सरकार is encouraging institutions to forge academic बिकॉज institutions. स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड आई थिंक स्कूल के लिए बहुत अच्छी है. अगर आप मुझसे पूछें या कहते हैं तो ये पूरा ऐड है सुपीरियर का. जैसे हमारा बच्चा बर्कली गया पढ़ने, दे हैव एक्सेप्टेड आवर क्रेडिट, तो जो बच्चा बिजनेस स्कूल में पढ़ रहा है, इनफैक्ट हमें ये इंडस्ट्री वालों को बताना चाहिए कि अगर बच्चा UC बर्कले के लिए ठीक है तो आपके लिए भी ठीक है सर, आप रख लें. तो दिस इज अ गुड थिंग. बट
दिस इज नॉट द रीज़न वाई पीपल गो टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन द मेजोरिटी, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि अगर 100 बच्चे का बैच है, लेट्स से, तो यू हैव गिवन एग्जाम्पल ऑफ 1 2 5 6 7 परसेंटेज वाइज ये 10-15% की बात करें, 85% विच इज़ योर बिजनेस, दोज किड्स आर कमिंग बिकॉज दे बिलीव के डिग्री लेके शादी होती है, नौकरी मिलती है, एंड द रीज़न वाई लेट्स से दे पिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इज़ बिकॉज वहाँ का माहौल, विच इज़ अनदर पॉइंट जो मैंने आना था, वो इंतहाई डिफरेंट होता है फ्रॉम पब्लिक यूनिवर्सिटी, एंड इट इज़ अ वेरी गुड टाइम that everybody has. Not judging anybody, that is, everybody's morality is personal. But having been to these private institutions the last 1.5-2 years, बल्कि ये भी मैंने आपको ऑफ कैमरा कहा था, बल्कि वो आगे भाई को कहा था कि I was very 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 surprised when I went there. And I think UCP में या किसी और यूनिवर्सिटी में, I'm not sure which university, वो बाकायदा उन्होंने एक जगह है जहाँ पे बैन कर दिया कि यहाँ टिकटॉक वीडियो नहीं बन सकती. There is some university, I don't know the name क्या कहते हैं फिर, so they've banned it. So there's also a occasion of where young people from the age of 18 to 22 basically are there to have a very good time, and they are filling up these universities. So it's not just that your university or universities in private are running because value of product. It's also because they're having fun time. It has become almost necessary. For example, एक ज़माने में होता था कि जी बहू डॉक्टर होनी चाहिए, तो पता चलता था कि मेडिकल कॉलेजेस में ज़्यादा भर्तियाँ ख़वातीन की हैं, और मेजॉरिटी जो हैं वो हाउस जॉब भी नहीं कर रही और हाउस वाइफ बन जाती हैं फ़ौरन. सो ये फैक्टर भी है. चलें, आपके सारे जुमले में एक की वर्ड है जो मैंने पिक किया, जहाँ से आपने स्टार्ट किया. उसने कहा जी बिलीफ, आपने कहा बिलीफ ये है कि मैं डिग्री करूँगा, शादी होगी, ये हो जाएगा. अगर ये बिलीफ फ़र्ज़ करें ठीक हो जाए तो कुछ मामला ठीक हो सकता है कि नहीं? अग्रीड. सो हम ये समझते हैं एग्रीमेंट में बैठे हुए कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद बिलीफ. ठीक है. और बिलीफ स्टार्ट्स विद कन्विक्शन एंड क्लैरिटी ऑफ पर्पस. ठीक है. विच ब्रिंग्स मी बैक टू दैट पॉइंट. देखें, आप हायर एजुकेशन सेक्टर को प्राइवेट बिजनेस कह लें, आप हायर एजुकेशन सेक्टर को नोबल इंस्टीट्यूशंस कह दें, और मेरी हम्बल राय में नोबिलिटी और मनी मेकिंग आर नॉट टू सेपरेटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थिंग्स. यू कैन बी बोथ. आप रियासत मदीना भी बना सकते हैं और आप दुनिया को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं. दोनों चीज़ें हो सकती हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम नोबल इंस्टीट्यूशंस हैं तो भी, अगर हम मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं तो भी, हमें प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है, वैल्यू क्रिएट करनी है, हमें वैल्यू डिलीवर करनी है. अदरवाइज इट्स ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, वी विल बी आउट ऑफ द मार्केट. विच ब्रिंग्स अगेन टू द मेन इशू, हाउ डू वी सी आवर रोल इन दिस सोसाइटी. ठीक है. देखिए, हम ये समझते हैं इंस्टीट्यूशन के यूनिवर्सिटी के 4 काम. इन चारों कामों पे हमने एग्जिस्टिंग मार्केट भी देखनी है और फिर हमने वे फॉरवर्ड भी डिस्कस करना है. यूनिवर्सिटी का पहला रोल है कि वो ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेंड ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करे. ठीक है. पाकिस्तान की यूथ बल्ज की सिचुएशन ये है कि 64% ऑफ आर पॉपुलेशन इज़ लेस दैन द एज ऑफ 30, विच कैन ईजीली be labeled as an economic और demographic dividend. लेकिन अगर आप इसको डायरेक्शन नहीं देंगे, अगर आप इसको होप नहीं देंगे, अगर आप इसको स्किल्स नहीं देंगे, अगर आप इसको करियर नहीं देंगे, तो ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है. राइट. तो पहला रोल यूनिवर्सिटी का ये है कि वो ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करे. ठीक है. जो कि इंडस्ट्री की डिमांड है, इसकी वजाहत मैंने भी बाद में करनी. ठीक है. दूसरा रोल यूनिवर्सिटी का ये है कि वो सोसाइटी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें. देखें, हमारे पीएचडी मॉरल प्रॉब्लम्स के नहीं, हर तरह के, अच्छा, टेक्निकल भी और मॉरल भी. ठीक है. अब देखें, अगर आप डॉक्टर ताउर रहमान साहब की बात सुनी, वो ये बताते हैं कि 2000 से लेके जब HEC बनी अब तक पाकिस्तान में कितनी बड़ी एकेडमिक रेवोल्यूशन आई या रिसर्च रेवोल्यूशन आई. और जब लास्ट टाइम मैंने उनकी एक प्रेजेंटेशन सुनी तो उसमें उन्होंने नंबर्स दे के ये बताया कि हमारे पर कैपिटा पब्लिकेशंस इंडिया से बढ़ गई. पर कैपिटा पब्लिकेशंस. पहले मुझे आप ये बताएं कि क्या सोसाइटी को प्रॉब्लम पब्लिकेशंस की कमी का है, या प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को जॉब नहीं मिल रही, या यूथ को डायरेक्शन नहीं है, या स्मोग है, या ये कि हमारे यहाँ अर्बन मैनेजमेंट नहीं हो रही. सोसाइटी के प्रॉब्लम ये हैं या सोसाइटी का प्रॉब्लम लैक ऑफ पब्लिकेशन? आई मीन दे हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर. तो हमने क्या किया कि पाकिस्तान में एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई एज हायर एजुकेशन,
उसका नाम था कि आप पीएचडी करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक पब्लिकेशन करनी पड़ेगी, हर पीएचडी की होती है। रिक्वायरमेंट थी। या तो प्रैक्टिकल मॉडल हमने पाकिस्तान में ये बना दिया, 1 पीएचडी 1 पब्लिकेशन। अब 20 साल तो हमने ये काम चला लिया। 20 साल के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार इन पेपर्स का हमने क्या करना है, ये पब्लिकेशन हमारे किस काम की हैं अगर आप हमारा मसला ही हल नहीं कर रहे, अगर आप इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल सोल्यूशन नहीं दे रहे, अगर आप सोसाइटी को सोशल इश्यूज़ के सोल्यूशन नहीं दे रहे, गवर्नमेंट को पॉलिसी सोल्यूशन नहीं दे रहे, तो आपकी पब्लिकेशंस किस काम की। इसलिए हमने कम से कम मैं ये अपने बारे में कह सकता हूँ, मैं डायरेक्टर और एक भी हूँ, रिसर्च प्रोजेक्ट्स को भी देखता हूँ, हमने एक पैराडाइम शिफ्ट ली। हमने कहा हमारी पीएचडी का टाइटल होगा 1 पीएचडी 1 सोल्यूशन। ठीक है। हर बच्चा, आप ज़रा इमेजिन करें कि अगर जितने पाकिस्तान में पीएचडी प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर हर पीएचडी बंदे की ये जॉब हो कि उसने कोई एक मसला पकड़ना है, वो मसला आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, सेक्टर का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, सोसाइटी का भी हो सकता है, एनजीओ का भी हो सकता है। एक प्रॉब्लम लेना है और आपने उस प्रॉब्लम का सलूशन देना है इन योर पीएचडी। तो सोचें जितने पीएचडी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या एक इकोनॉमिक और सोसाइटल कंट्रीब्यूशन हो सकती है कि नहीं? डेफिनेटली हो सकती आई मीन मेरा सवाल ये है कि ये प्रोग्राम आपने कब स्टार्ट किया, लाइक ये रीमॉडलिंग? है। देखें, इस रीमॉडलिंग में चूंकि ज़ाहिर है एक पूरा आपको पता है इकोसिस्टम होता है, ये अंडरस्टैंड। और एक ऐसा इकोसिस्टम विच a machine which you designed to produce publications, now you are recalibrating that machine to produce solutions out of that. It takes time and it takes lots of courage. अभी ये हो रहा है? जी हो रहा है। ओके। अब हमने ये इंट्रोड्यूस करा दिया है और इसके पीछे पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया है। ठीक है। अगर आप पूछेंगे तो ज़रा मैं आपको बताऊंगा। इज दिस जस्ट सुपीरियर जो ये कर रहा है? देखिए, सुपीरियर तो डेफिनेटली कर रहा है, ओके, क्योंकि हम इसके रिस्पॉन्सिबल, लेकिन इसकी रियलाइजेशन वाइडर सेक्टर में भी है ही हो रही है कि जिसका नाम आप शायद आप लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च की नीड कम से कम हर इंस्टीट्यूशन ने रियलाइज़ की है, ठीक है। हायर एजुकेशन कमीशन ने भी रियलाइज़ की है, हमने इसको इतना रियलाइज़ किया कि हमने इसकी ऑपरेशनलाइजेशन कर दी है कम से ठीक है। कम। तो मेरा मतलब ये है कि सेक्टर इस तरह मूव कर रहा है। दो बातें सर होगी, पहला था ह्यूमन कैपिटल, दूसरा था कन्वर्जन टू इंडस्ट्री और सोसाइटी के प्रॉब्लम्स, जेन्युइन इश्यूज़ का सोल्यूशन प्रोड्यूस करना। ये रिसर्च का मैंडेट है। रिसर्च का मैंडेट पेपर पब्लिकेशन नहीं, वो उसकी बाय प्रोडक्ट है। तीसरा, स्टार्टअप कल्चर, क्योंकि गवर्नमेंट हर बंदे को जॉब नहीं दे सकती, एंटरप्रेन्योरशिप देनी डेवलप चाहिए भी करनी नहीं है। पड़ेगी, स्टार्टअप कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन नॉलेज इकोनॉमी। ओके। तीसरा बड़ा रोल यूनिवर्सिटीज़ का ये है कि वो कंट्री के स्टार्टअप कल्चर के अंदर कंट्रीब्यूशन करें। और फोर्थ, परहैप्स मोस्ट मिसिंग लिंक, वो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी है कि वो नेशनल वैल्यूज़, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, और अगर आप जैसे पाकिस्तान एक रिलीजियस सोसाइटी है तो रिलीजियस नॉर्म्स इनकलकेट करें लोगों के। ओके। इस इसके पे लिए क्या आप कर मुझे रहे हैं? फर्स्ट पे जाने दें, फर्स्ट से लेके आने दें। जी, चारों रोल्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला रोल मैंने कहा था ह्यूमन कैपिटल को, ह्यूमन रिसोर्स को आपने ह्यूमन कैपिटल में टर्न करना है। अच्छा, अब ह्यूमन कैपिटल जब आपके जहन में आता है तो आप क्या सोचते हैं? बाय द वे, इंडस्ट्री हमसे क्या डिमांड करती है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए ग्रेजुएट? और डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट? एज एन इंडस्ट्री मुझे लगता व्हाट है वुड कि यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट? इसको अब सॉर्ट ऑफ 6 महीने लगेंगे। ही हैज़ टू अनलर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, ज़रा एक मिनट रुकिएगा। हाँ। जो अनलर्न करना है उसमें ज़रा 2-3 बातें बताएंगे, क्या अनलर्न करना चाहते हैं? फर्स्ट इज डिसिप्लिन। वेरी नाइस। जो आइडिया ऑफ डिसिप्लिन दैट दे हैव इज इनकरेक्ट। ओके। सेकंड क्या कहते हैं इसके, जिस तरह वो गोल सेटिंग करते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली इनसेन। एक होता है ज़िंदगी में लार्जर गोल, फॉर एग्जांपल मैंने अरबपति बना है, श्योर ये लार्जर गोल है, विजन मिशन। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एवरी डे टास्क ओरिएंटेशन। ठीक है, थर्ड क्या कहते हैं इज दे नो लॉन्गर अंडरस्टैंड हायरार्की। ठीक है। दिस इज अगेन वेरी वियर्ड। सो एंड द फोर्थ थिंग इज रिस्पेक्ट। व्हाट आई फील इज कि स्टूडेंट्स हैव नो रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अदर्स अराउंड देम। So they come in with no respect, and they make the entire workforce, they treat them that same way. It is almost as if के उनका ये belief है कि they should have already had this job. They should already have that bonus. They should already be in a higher position, which is just weird. Like उनके साथ एक बंदा है जो 6 साल से कर रहा है। हाँ, तो आप उसके साथ कैसे इक्वेट करें? Like are you अब insane? देखिए, आपने 5 बातें की एंड इट्स म्यूजिक टू माई ईयर्स कि आपने सबसे पहली बात की है डिसिप्लिन। Yeah. डिसिप्लिन आपने कहा, हायरार्की का, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी बात की कि वो कितनी लेने के लिए तैयार है। टेक अ मिनट और ये बताएं कि इन 5 में से कोई एक भी स्किल से रिलेटेड मसला है या दिस इज मोर देन स्किल्स?
व्हेन यू से स्किल यू मीन स्पेसिफिकली जो वो डिग्री करके आए हैं उसकी एजुकेशन? देखिए स्किल की एक डेफिनेशन है, स्किल का आई मतलब थिंक ये ये है, बहुत बड़ी स्किल्स, आई थिंक डिसिप्लिन इज द ओनली स्किल यू शुड हैव. अब ये जो जिसको आप स्किल कह रहे हैं, ज़रा एक दफ़ा मुझे इस वर्ड को ब्रॉड करने दें. एग्जाम्पल देखिए, एक बिजनेस के बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैलेंस शीट बना लेगा, ये एक स्किल सेट है. ओके आप कहते हैं कि ये मार्केटिंग प्लान बना लेगा, ओके बिजनेस पिच दे लेगा. आप एक मेडिकल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपका टेम्परेचर चेक करके आपकी डिजीज़ बता देगा. ठीक है आप एक आईटी के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि या वो सॉफ्टवेयर बना देगा या हार्डवेयर बना देगा. ठीक है ये हैं स्किल्स. ठीक है. हमने स्किल्स के मंत्रे को इतनी गलत नोशन के साथ फैलाया, हमने कहा इंडस्ट्री बच्चे से सिर्फ स्किल मानती है. और आपको ऐसी कैंपेन्स चलती नज़र आएंगी मार्केटिंग की, यूनिवर्सिटीज़ की, वो कहेंगी हम स्किल्स देते हैं, हम स्किल्स देते हैं, हम स्किल्स देते हैं. जबकि आप इस केस की प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है. जब भी हमने इंडस्ट्री से पूछा, उन्होंने जो हमसे मांगा ना, उन्होंने कहा आपका बच्चा पंक्चुअल नहीं, ये टाइम पे ऑफिस नहीं आता, ये प्रोजेक्ट्स की, असाइनमेंट्स की जो हम इसको टास्क देते हैं उसकी डेडलाइंस को, टाइमलाइन को कंप्लीट नहीं करता. इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की नहीं है. 4 बजे बैग पैक करेगा और कहेगा मैं 8 to 4 क्लॉक देख के काम करता हूँ, 4 बज गए मेरी तरफ से बिजनेस जाए बाहर में, मैं 4 बजे घर छुट्टी करके चला जाऊँगा. सब बिजनेस जो भी आपने बातें की, ये सारी बातें हम इसको पहले पता क्या समझते थे कि ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है. फिर एक वक्त आया, इंडिविजुअल एटीट्यूड का ये एटीट्यूड रिलेटेड इश्यूज है ना, कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ या नहीं, बाज़ार ये लगता है. अच्छा हमने 3 साल पहले इस पे काम शुरू किया और मैं आपको ये भी बताता हूँ क्यों शुरू किया. 3 साल पहले हमने देखा कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज इन ट्रबल, यू नो इट. जीडीपी ग्रोथ, एवरीथिंग गोइंग डाउन. नेगेटिव थी 3 साल पहले तो. सॉरी, आज जीडीपी एक्चुअली वेंट नेगेटिव 3 साल पहले. और अगर बहुत ग्रोथ थी तो 1 पॉइंट समथिंग. हमने ये देखा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स. अगर हमने इसको होप, डायरेक्शन और सोल्यूशन ना दिया तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी. एंड वी थॉट दैट वी शुड हेल्प दीज स्टूडेंट्स टू बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स. हमने एक स्ट्रीम लॉन्च की, हमारी 3 करियर स्ट्रीम्स पहले से थी, ये चौथी ऐड की हमने, उसका नाम था गो ग्लोबल स्ट्रीम, जिसमें हमने 4th ईयर में अपने बच्चे को हेल्प करना था कि या वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर चला जाए या वो जॉब के लिए बाहर चला जाए. इसके लिए हमने दुनिया में 5-6 जगह पे डायरेक्शंस के नाम से सेंटर खोले और रासुल खैमा में एक कैंपस खोला. हम लाहौर की वाहद यूनिवर्सिटी हैं, पंजाब की और प्रोबेबली पाकिस्तान की, वहाँ पे BZU का कैंपस था, वो बंद हो गया UAE में. एक मेडिकल कॉलेज किसी और यूनिवर्सिटी का चल रहा है. अदर देन दैट वी आर दी ओनली यूनिवर्सिटी जिसका रासुल खैमा में अपना एक कैंपस है, अप एंड रनिंग फॉर द पास्ट 2 years. ये सारा काम हमने इसलिए किया कि ये हमारे लिए लॉन्च पैड बन सके बच्चों के लिए. और मैं उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बना रहा था UAE वाले की. वहाँ जाके मैं अपने अलमनाई से मिला जो हमारे CSIT प्रोग्राम का पहला ग्रेजुएट था. माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड, गवर्नमेंट के साथ अबू धाबी में जॉब कर रहा, hefty सैलरी के ऊपर. तो मुझे लेके कॉफ़ी शॉप में बैठ गया. मैंने उससे जाके कहा कि यार हम पाकिस्तान का फ्लैग लाने वाले हैं, हम ये कर देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. तो मैंने उससे पूरा पोर्टफोलियो एक्सप्लेन किया. उसने सारी बात सुन के मुझे कहा कि सर अगर आप यहाँ पे कामयाब होना चाहते हैं तो बस आपने एक बात का ख्याल करना है. मैंने कहा वो क्या? कहता आपने किसी पाकिस्तानी को हायर नहीं करना. तो आप सोचें कि मेरे हाथ में कॉफ़ी का मग तकरीबन शेक कर गया, क्योंकि मैं पिच ये दे रहा था कि हम फ्लैग कैरी करने लगे हैं पाकिस्तान का, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पाकिस्तानियत वर्सेस इंडियन डायस्पोरा हैविंग इन्फ्लुएंस इन UAE, यू नो इट. मैंने कहा यार वो क्यों? उसने कहा सर ये लोग 10 दिरहम की सैलरी ज़्यादा के लिए ना आपके प्रोजेक्ट को पीक पे छोड़ के चले जाएंगे. मेरे पास 4 वेंडर काम कर रहे हैं जिनमें से एक पाकिस्तानी था, बाकी तीनों वेंडर्स ने काम कंप्लीट कर दिया. चौथा पाकिस्तानी वेंडर है, 2 महीने हो गए, हर रोज़ मुझे कोई ना कोई नई स्टोरी सुनाता है और काम पूरा नहीं हो रहा. फिर मैं पाकिस्तानी एम्बेसडर इन UAE से मिला, सारी बातें उसने भी यही की. तो हमें समझ आई कि ये तो प्रॉब्लम ही और है. हम बच्चे को साइंटिस्ट बना रहे थे, हम बच्चे को सॉफ्टवेयर बनाना सिखा रहे हैं, हम बच्चे को मशीन बनाना सिखा रहे हैं. इंडस्ट्री कह रही है आपके बच्चे के अंदर कमिटमेंट नहीं है, इंडस्ट्री कह रही है आपके बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कह रहे हैं इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. इसका मतलब है देयर इज़ सम अदर थिंग दैट इंडस्ट्री इज़ डिमांडिंग फ्रॉम अस. तो हमने एक मैसिव किस्म की एक्सरसाइज शुरू की. हमने कोई 3000 के करीब स्टूडेंट्स एंड मोर देन 1000 एम्प्लॉयर्स से पूछा कि आप ग्रेजुएट से क्या डिमांड करते हैं, यही जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने पेश किया, क्या चाहते हैं और गैप क्या है. तो हमें समझ आई कि ये एक ऐसा वर्ड है जो कंबाइन कर लें इन सारी बातों को तो वर्ड बनता है कैरेक्टर.
ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ कॉन्शियसनेस, डायरेक्शन, पेशेंस, ग्रैटिट्यूड, आपकी एम्पैथेटिक होना, दूसरों के साथ टीम वर्क के अंदर काम करना, स्ट्रेटेजिक विजडम, इन सब वर्ड्स का एक कंबाइंड वर्ड है कैरेक्टर. सो 2 years बैक आफ्टर दिस मैसिव एक्सरसाइज एंड इनपुट डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, जो हमारे क्लाइंट हैं, हमें ये समझ आई कि यूनिवर्सिटीज़ का रोल सिर्फ स्किल देना नहीं है, स्किल कॉम्पिटेंस का पार्ट है. यूनिवर्सिटीज़ ने कैरेक्टर भी बिल्ड करना है, ये हमारी कोर जॉब है. अभी आपने जो 5 चीज़ें मुझसे मांगी हैं, ये पांचों की पांचों कैरेक्टर हैं, इनमें से कोई एक भी स्किल नहीं. आपने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे ऐसे ग्रेजुएट नहीं मिलते जिनको सॉफ्टवेयर नहीं चलाना आता. आपने मुझे ये भी नहीं कहा मुझे ऐसे ग्रेजुएट नहीं मिलते जो कि बैलेंस शीट नहीं बना सकते. आपने कहा मुझे ऐसे ग्रेजुएट नहीं मिलते जो टाइम पे आएँ, जो डिसिप्लिन्ड हों, जो पंक्चुअल हों, टाइमलाइंस को एडहेयर करें. सारी बातें करें. बट इधर मेरा एक सवाल है, आई मीन यूनिवर्सिटी का पहला सेमेस्टर हो या आखिरी सेमेस्टर हो, वहाँ भी टाइमलाइंस होते हैं चीज़ें सबमिट कराने की. ये चीज़ें तो ऑलरेडी होनी चाहिए थी. यही तो मसला था कि हो नहीं रही थी. बट वाई, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैंने एक असाइनमेंट दिया, उसका एक टाइमलाइन है, इफ़ यू डोंट डू इट यू फेल. लाइक दैट इज द ट्रेड ऑफ दैट पता वर्क्स. क्या हो रहा था, जो मैं डायरेक्शन की बात आपको बता रहा हूँ. आप फ़र्ज़ करें मुझे एज एन इंडिविजुअल, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि माई जॉब इज़ टू गिव स्किल टू द स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली, तो फिर मैं पता क्या देखूंगा कि अच्छा ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है, वो 10 मिनट लेट आया है, लेकिन देखिए कितना अच्छा मार्केटिंग प्लान ये बना लेता है. आई विल बी हैप्पी, आई विल अकोमोडेट हिम. अब मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि सिर्फ मैंने स्किल नहीं देनी, मैंने इसको डिसिप्लिन भी देना है, यानी कैरेक्टर भी देना है. अब वही स्टूडेंट जब 8:01 पे क्लास में आता है, तो मैं उसे कहता हूँ सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द क्लास. वो कहता है वो क्यों? मैं उसे कहता हूँ यार देखो, अगर तुम पंक्चुअल नहीं हो तो तुम्हें इंडस्ट्री खाली कॉम्पिटेंस के सर पे अकोमोडेट नहीं करेगी. अब जब मैं स्टूडेंट के पास क्लास में जाता हूँ तो ये बाद में पूछता हूँ कि तुम्हें कितना कंप्यूटर आता है या एआई से कितने तुम अवर्स हो. पहली बात मैं ये पूछता हूँ कि क्या तुम्हें क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, क्या तुम्हें पता है कि तुमने ये डिग्री क्यों ज्वाइन की है, क्या तुम्हें पता है तुम 10 साल बाद कहाँ होगे, 4 साल बाद कहाँ होगे, जाना कहाँ चाहते हो भाई, तुम पैदा क्यों हुए हो, क्या तुम्हें शऊर है कि इंसान होने का मतलब क्या है. तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस जो कि कैरेक्टर की बेसिक है, दैट बिकम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी. ठीक है. अब अगर एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि हमने स्टूडेंट का कैरेक्टर बिल्ड करना है और इंडस्ट्री हमसे कैरेक्टर पहले मांग रही है, कॉम्पिटेंस बाद में मांग रही है. सर आप मुझे बताएं, मैं अपने घर में कोई ऐसा शोफर रख सकता हूँ जो बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर हो, 007 की तरह कार चलाता हो, लेकिन ख़तरा मुझे ये हो कि ये मेरे बच्चे फैमिली के लिए असाल्ट कर सकता है, नहीं, कभी भी नहीं रखूँगा. क्या मैं ऐसे डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हूँ जो अमेरिका के बेस्ट इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आया हो, लेकिन उसके बारे में रेपुटेशन ये हो कि अपने पैसे कमाने के लिए, हो सकता है आपके छोटे से प्रॉब्लम को हार्ट का बड़ा सा प्रॉब्लम शो करके पैसे कमाने के लिए आपकी बॉडी खोल के रखते. यू नेवर गो टू दैट. सो स्किल सेट इज सेकेंडरी, कॉम्पिटेंस का पार्ट है स्किल सेट इज सेकेंडरी, कैरेक्टर इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो जब हम ये कहते हैं ना कि हम इंडस्ट्री की नीड्स को मीट नहीं कर पाए, तो कहते पता क्यों है. हम अभी आपने ये कहा था कि आपके स्टूडेंट्स आपके क्लाइंट्स हैं, ये सही बात नहीं. हमारा क्लाइंट इंडस्ट्री है, स्टूडेंट हमारी प्रोडक्ट है. और कैसी अजीब बात है, आप किसी यूनिवर्सिटी से जाके पूछिए कि अगर आपकी क्लाइंटेज इंडस्ट्री है जहां आपकी स्टूडेंट ने, आपकी प्रोडक्ट ने जाके खपना है, जहां पे उनको जॉब मिलनी, कितनी दफ़ा आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऐसे मिलेंगे जो आके अपने क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें हमसे चाहिए क्या. क्लाइंट मार्केटिंग की बेसिक्स, आप बिजनेसमैन है, आपको पता है मार्केटिंग की बेसिक्स ये है कि आप अपने कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सप्लाई देते हैं, उसको मीट करते हैं, बल्कि एक्सीड करते हैं. दैट इज़ द सिंपल थिंग कि आपने वैल्यू डिलीवर करनी है. वैल्यू का मतलब ये है कि मैंने आपकी नीड समझनी है एज ए कस्टमर, और उस वैल्यू नीड से ज़्यादा आपको डिलीवर करना है, दैट इज़ वैल्यू. अगर मुझे आपकी नीड का कैसे पता चलेगा, आपसे पूछूंगा ना. कितनी दफ़ा आपने देखा कि हायर एजुकेशन सेक्टर जाके इंडस्ट्री के पास बैठा हुआ ये पूछ रहा है कि सर आपको चाहिए क्या हमसे. जब मुझे नीड का ही नहीं पता तो मैं उसको बनाऊंगा कैसे. तो फिर हम कैसे प्रोग्राम, आप कभी जाके यूनिवर्सिटी से पूछें आप प्रोग्राम डिज़ाइन कैसे करते हैं. फ़र्ज़ करें आपने एक BBA का प्रोग्राम लॉन्च करना है, एक प्रोफेसर क्या करेगा, वो देखेगा यूनिवर्सिटी A क्या करवा रही है, यूनिवर्सिटी B क्या करवा रही है, HEC क्या कह रही है, अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, और वो मिला के एक कोर्स बना के आपको दे देगा और आप उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे. पढ़ाएंगे भला क्या, अमेरिकन बुक्स, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है, मिसमैच है. क्यों भला. एक इन्वायरमेंट जिसके अंदर इंडस्ट्री 4.0 पे है वर्सेस एक इन्वायरमेंट
जहाँ पे हम अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टेज पे हमारी बाय एंड लार्ज इंडस्ट्री नहीं पहुँची। क्या आप समझते हैं कि जो बच्चा इंडस्ट्री 4.0 में काम करेगा और जो बच्चा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली एज में काम करेगा, उनकी स्किल सेट सेम चाहिए होगी? नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब एकेडेमिया में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया इसके ऊपर, इमर्जिंग मार्केट्स। मैं बिजनेस स्ट्रेटजी पढ़ाता हूँ। बिजनेस स्ट्रेटजी में अब आधे आर्टिकल्स जो इस वक्त लिखे जा रहे हैं वो इस बात पे लिखे जा रहे हैं कि बिजनेस स्ट्रेटजी का जितना भी नॉलेज आज तक आपने जनरेट किया है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एंड वैलिड फॉर पाकिस्तानी मार्केट्स, जिसको वो कहते हैं इमर्जिंग मार्केट्स, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स के डायनामिक्स ही और। अब ये अंडरस्टैंडिंग एकेडेमिया ने नहीं की। एकेडेमिया ने अपने ना तो कंटेंट को, जिसको हम करिकुलम कहते हैं टेक्निकली, उसको इंडिजिनाइज किया, लोकलाइज किया, और ना ही पेडागोजी जिसके थ्रू हम पढ़ाते हैं। अब आप एक डिफरेंस देखें कि अमेरिका में 6th ग्रेड के बच्चे को टीचर कहता है मिस्टर थॉमसन, मिस्टर, और 6th ग्रेड का बच्चा टीचर को आगे से कहता है मिस्टर एलन। दोनों एक दूसरे को मिस्टर कह के मुखातिब कर रहे हैं। ये उस सोसाइटी का एक सोशल नॉर्म है। हमारे यहाँ उस्ताद को बाप से ज़्यादा दर्जा दिया जाता है। हम ये समझते हैं कि उस्ताद की जूतियाँ उठानी चाहिए। डिफरेंट कल्चर हो, हम समझते थे, थे। या कम से कम कॉन्शियस में तो भी है ना। ठीक है। इमेज तो कॉन्सेप्ट यही है ना उस्ताद का। अब ये दो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। क्या जहाँ पे उस्ताद का दर्जा बाप से ज़्यादा हो, वहाँ पे पढ़ाने का तरीका, और जहाँ पे मैं और आप एक दूसरे को टीचर स्टूडेंट मिस्टर कह के मुखातिब करेंगे, वहाँ पढ़ाने का तरीका एक हो सकता है? नहीं, डिफरेंट होगा। ना हमने अपने कंटेंट को यानी करिकुलम को इंडिजिनाइज किया, ना हमने अपनी टीचिंग पेडागोजी को इंडिजिनाइज किया। आप चाइना की एग्जांपल लें, शेंजन यूनिवर्सिटी है, शेंजन सूबा है उनका एक। वहाँ क्या होता था, छोटा सा फिशरी गांव, फिशरीज थी, छोटा सा माहीगीरों का गांव था। आज उसमें क्या है, हवाई, BYD। क्यों? चाइना केम अप विद एन अप्रोच। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट, ये जब तक तीनों इकट्ठे मिलके काम नहीं करेंगे, ना इंडस्ट्री का फ़ायदा होगा, ना एजुकेशन सेक्टर का, ना गवर्नमेंट का। आपको पता है वहाँ फंडिंग कैसे मिलती थी? उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को कहा कि हम आपको रिसर्च की फंडिंग देंगे, शर्त यह है कि आपको इंडस्ट्री का पार्टनर ला के उसका प्रॉब्लम हल करना पड़ेगा, जिसको भी मैं 1 PhD 1 सोल्यूशन की लोकल अडॉप्टेशन कह रहा था। अब वो उससे एक स्टेप आगे चले गए। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो फंडिंग इंडस्ट्री को देते हैं और इंडस्ट्री को कहते हैं कि तुम जाके कोई यूनिवर्सिटी ले आओ, हम तुम्हें फंड कर देंगे, अपने किसी प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करवा। ठीक है। तो आप देखें कैसा नेक्सस बना। दिस इज़ लोकलाइज्ड मॉडल। हमने अपने एजुकेशन का कोई लोकलाइज्ड मॉडल नहीं बनाया। हमें आज भी आप फैकल्टी से पूछेंगे, वो कहेगा मैं टीचिंग फैकल्टी हूँ, दूसरा कहेगा मैं रिसर्च फैकल्टी हूँ। सर, टीचिंग, रिसर्च, फंडिंग, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, ये सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। जब तक आप इनको मिलाएंगे नहीं, सोल्यूशन नहीं दे सकते थे। तो जहाँ से हमने बात शुरू की कि हम ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में तब ट्रेन करेंगे जब उसके अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, डिसिप्लिन आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, कंपैशन आएगी, टीम वर्क आएगी, लीडरशिप आएगी, विजडम आएगी। बट दीज आर ऑल थिंग्स जो आप बात कर रहे हैं, जी सारी क्वालिटी जो एक यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस के ब्रोशर में होती हैं कि नहीं टीम वर्क। सर आप कमाल करते हैं, यूनिवर्सिटी कोई भी उठा लें, नहीं आप उठा उसके क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ, LSE हो, लम्स हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो दी अजम्पशन इज, क्या कहते हैं, दिस इज द अजम्पशन दैट एवरीवन ऑपरेट्स अंडर। सर देखिए, मैं आप टीम वर्क भी सीखेंगे, लीडरशिप भी सीखेंगे, देखिए टीम आप वर्क और डेडलाइंस पे लीडरशिप, काम भी करेंगे। टीम वर्क और लीडरशिप ज़रा चूंकि दो बिजनेस टर्मिनोलॉजीज हैं तो ये ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं। जिस तरह मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया कैरेक्टर की नीड, मुझे बहुत खुशी थी कि लास्ट ईयर जब रेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई, रेक्टर कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एप्सेट के थ्रू वो होती है, उसमें हमारा एज सुपीरियर यूनिवर्सिटी भी बड़ा रोल है, वी आर द पायनियर इन इट। उसमें पाकिस्तान के तमाम वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स इकट्ठे होते हैं और हायर एजुकेशन के फ्यूचर चैलेंजेस, उन सब के ऊपर डिस्कशन और वे फॉरवर्ड के लिए कोई पॉलिसी बना के गवर्नमेंट को फर्निश करते हैं। ठीक है। उसके अंदर लास्ट ईयर एजेंडा था करेक्टर एजुकेशन, जिसमें हमने भी एज सुपीरियर यूनिवर्सिटी, हमारी रेक्टर ने वहाँ पे एक मॉडल प्रेजेंट किया कि हमारा करेक्टर एजुकेशन डेवलप करने का मॉडल क्या है और हम अब तक कितने सक्सेसफुल हुए हैं और उसके रिजल्ट्स क्या हैं। ठीक है। लेकिन अभी आपने कहा ना ब्रोशर्स का पार्ट होते, आप रोज़ मिलते हैं एकेडमिशियन से, आप एड्स देखते हैं, आप ज़रा गौर कर लीजिएगा कितनी यूनिवर्सिटीज़ इवन ये क्लेम कर रही हैं कि हम कैरेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं या हम कैरेक्टर बिल्ड करेंगे ग्रेजुएट का। अभी मैंने आपको कहा यूनिवर्सिटी कहेगी हम स्किल बिल्ड करेंगे, हम
डिग्री देंगे। एक और बात आपको बताता हूँ, आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे जो प्रॉमिस ही ये कर रही हूँ कि हम एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करें। काफ़ी सारे। एक है क्लेम, मैं कहता हूँ मैं क्लेम कर रहा हूँ कि आप मेरे पास 4 साल के लिए पढ़ेंगे, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एम्प्लॉयबिलिटी। कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैव दिस करेज एंड दे कैन डेयर टू से इट। वो कहेंगे नहीं आप 4 साल हमारे पास पढ़े, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी, हम आपको वर्ल्ड क्लास डिग्री दे देंगे। फिर एम्प्लॉयबिलिटी कौन कर रहा है? इन सर्कमस्टांसिस में, इन सर्कमस्टांसिस के अंदर जब एक यूनिवर्सिटी फ़र्ज़ करें क्लेम करती है कि मेरी एम्प्लॉयबिलिटी 90% प्लस है, जहाँ पे इतनी बेरोज़गारी है, और ये क्लेम आसान नहीं है, रेगुलेटर्स आपके पीछे पड़ जाते हैं, वो आके कहते हैं प्रूव इट। तो आपको साबित करना पड़ता है, आपको हर पासिंग बैच के जॉब लेटर्स देने पड़ते हैं कि फ़ोन करके पूछ ले, मैं गलत नहीं कह रहा, वाकई ये सब बच्चे ऑन जॉब हैं जो मैं कह रहा हूँ। उसकी एक रीज़न थी, रीज़न ये थी कि जिसको आप कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को असेस करने के 2 बेंचमार्क्स या समझ लें 2 पैराडाइम्स हैं। एक व्यू ये है जिसको हम कहते हैं चेकलिस्ट क्वालिटी। चेकलिस्ट क्वालिटी क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ PhDs डू यू हैव, हाउ मेनी ऑफ देम आर फॉरेन क्वालिफाइड, क्लासरूम्स कितने हैं, मल्टीमीडिया कितना है, ग्राउंड कितना है, कैंपस कितना बड़ा है, ये चेकलिस्ट रिक्वायरमेंट। आप चेकलिस्ट ले जाते हैं, आप चेक करते हैं, अच्छा यूनिवर्सिटी के पास ये भी है, 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 आप कहते हैं W कैटेगरी, X कैटेगरी, पता नहीं क्या क्या, ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है ये पाकिस्तान। ठीक है। आपने उससे ये पूछा ही नहीं कि ये सब कुछ है, देन व्हाट। अब इसके अगेंस्ट एक सेकंड पैराडाइम जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट क्वालिटी, जहाँ पे आप ये नहीं पूछते कि चेकलिस्ट में से चीज़ें पूरी हुई हैं कि नहीं, आप कहते हैं अच्छा आपके पास सब कुछ ही था, होना चाहिए, भाई इम्पैक्ट क्या है? क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट कितनी है? क्या आप ये बता सकते हैं आपने पिछले 4 साल में कितने स्टार्टअप्स जनरेट कराए? क्या आप ये बता सकते हैं आपके स्टार्टअप्स ने कितनी इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट की, कितनी जॉब क्रिएशन की? अच्छा आपने फैमिली बिजनेसेस में से कितनों को लार्ज स्केल बिजनेस बना दिया? कितने बच्चे आपने पाकिस्तान से बाहर हायर एजुकेशन के लिए भेज दिए, या कितने बच्चे आपने ग्लोबल वर्कफोर्स का हिस्सा बना दिए? ये इम्पैक्ट है। तो मैं किसी दौर में UN में जॉब करता था, यूनिडो के अंदर, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम वहाँ मजाक से कहते होते थे एक टर्म कि ऑपरेशन गॉट सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड। तो ये जो चेकलिस्ट क्वालिटी है ना, इसका मतलब यही है कि चेकलिस्ट में हर चीज़ पूरी है, लेकिन अगर Result नहीं आ रहा। कोई इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट कर रहा, तो फिर वही बात है कि ऑपरेशन गॉट सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड। तो आपके जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, सुपीरियर हो गए या और सारे हो गए, ये सारे पिछले मॉडल पे पैसे कमाते रहे फॉर 20 years, 25 years, 30 years, यस, फेट से, और इन्होंने अब जाके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। इसमें 2 करेक्शंस हैं, और ज़ाहिर है मैं किसी हद तक एकेडेमिया की बात कर सकता हूँ और किसी हद तक सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन की कर सकता हूँ। तो ये सबका तो प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी बातें में आपको कुछ बातें सेक्टर की नज़र आ रही होंगी और कुछ ज़ाहिर है मेरे इंस्टीट्यूशन की आ रही हैं और कुछ मेरी पर्सनल आ रही हैं। तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया आज से कोई 6 years बिफोर, ठीक है, प्रैक्टिकली। और हमारी रेक्टर हैं डॉक्टर सुमेरा रहमान, वो UK से PhD करके आई इन एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अच्छा ज़रा उनकी बैकग्राउंड एंटरप्रेन्योरशिप की थी। जब वहाँ आई और आके उन्होंने भी वही फैक्ट्स देखे जो मैं और आप आज देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो उन्होंने एक बड़ा लोकलाइज इंडिजिनस किस्म का नारा लगाया जो कि बेसिकली एक विजन स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा सुपीरियर यूनिवर्सिटी बेरोज़गारों की फैक्ट्री नहीं होगी। अंडरस्टैंड इट, कॉम्प्रीहेंड दिस स्टेटमेंट कि हम बेरोज़गारों की फैक्ट्री नहीं बनेंगे, हम जॉब क्रिएशन करेंगे और एंटरप्राइज डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है। लोगों ने, पढ़े लिखे लोग होते हैं, लोगों ने कहा कैसे? तो हमने कहा हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम हमने रखा 3U1M, 3 years इन इंडस्ट्री, 3 years इन यूनिवर्सिटी एंड 1 मार्केट इंटेंसिव ईयर। ठीक है। क्यों? इसकी सर 2 रीजंस हैं। देखें, पहले मैं 3U को वाज़ह करूं कि 3U हमारा है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट मॉडल। ठीक है। क्यों? आप बैठे हुए हैं इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको कई लोग मिलेंगे वो कहेंगे AI ने मार्केट डिसरप्ट कर दी। ओके। मैं कहता हूँ नहीं, AI ने सिर्फ आपकी वो वीकनेसेस एक्सपोज कर दी हैं जो ऑलरेडी थी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आके वैल्यू ऑफ नॉलेज को चेंज कर दिया। इससे पहले अच्छा
पर्सन, वेल एजुकेटेड पर्सन, आप पता किसको पढ़ते समझते थे? विच हैज़ मोर नॉलेज, क्योंकि मेरा कंपटीशन आपके साथ था। अगर मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है तो आई एम गुड। अब मेरा कंपटीशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, और जितना भी नॉलेज एक ह्यूमन ले सकता है, कंपेयर इट विद द नॉलेज विच कैन बी एक्यूमुलेटेड बाय एन AI बोट फॉर एग्जाम्पल, बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है। तो नॉलेज का होना गैर अहम हो गया। अहम बात हो गई नॉलेज की एप्लीकेशन। अच्छा, नॉलेज तो मेरे पास है कि बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, मार्केटिंग प्लान कैसे बनता है, क्या मैं मार्केटिंग प्लान बना भी सकता हूं कि नहीं? इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ चाहिए कि स्टूडेंट का नॉलेज एप्लीकेशन की सूरत में टेस्ट कैसे होगा। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ आजकल आपको ये आम कंप्लेन करती हुई नजर आएंगी कि हम बच्चे को असाइनमेंट देते हैं, वो AI से बनवा के ले आता है, ओके। और आपका दिल कर रहा है AI को बंद कर दें। ये नहीं होएगी। आप असाइनमेंट ही ऐसी क्यों नहीं देते जो AI से ना बन सके? अगर मैं आपको एक थ्योरी की असाइनमेंट दे दूंगा कि 4 सफ़े लिख के ले आए, तो आप AI से जनरेट करवा लें। बनवा लेगा। अगर मैं आपको कहूँगा अच्छा आपने बिजनेस प्लान बनाना सीख लिया है, आपने मार्केटिंग सीख ली है, आपने फाइनेंस सीख लिया है, आप ऐसा करें एक छोटा सा स्टार्टअप करके दिखाएं मुझे, या आप ऐसा करें यूनिवर्सिटी के अंदर ही फूड का स्टॉल लगा लें यार, और कोई बात नहीं, लेकिन ज़रा कोई प्रोडक्ट लाए ना शालमी से जाके और यहाँ बेच के दिखाएं, आपको पता चले कि सोर्सिंग कैसे होती है और मार्केटिंग कैसे होती है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होती है। अब ये काम तो AI नहीं कर सकती। ज़ाहिर है आपको खुद करना है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम इज़ नॉट विद AI और प्रॉब्लम इज़ नॉट विद स्टूडेंट, प्रॉब्लम इज़ द वे यू कंडक्ट एग्जामिनेशन। आप आज के दौर में बैठ के एग्जामिनेशन का सिस्टम चलाना चाहते हैं जो 1980s तक वैलिड था। लेकिन ये तो पूरे सोशल साइंस के स्कूल्स को अप्लाई ही नहीं होता। क्यों? उसमें कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो वैसी ही नहीं होती। कोई बताए मुझे। ओके, आप लेट्स से फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो व्हाट इज़ दी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन जो AI के बगैर हो सकती चलिए है? मैं आपको भी बता देता हूँ। फिलॉसफी का आगाज़ कहाँ से हुआ था? ग्रीक से। श्योर, इफ यू। बहुत बड़ा काम है फिलॉसफी में उनका। Okay. मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ग्रीक्स आर द पायनियर ऑफ फिलॉसफी। ओके। और उसके पायनियर प्लेटो और सोक्रेटिस क्या करते थे? दे विल गेट इन टू डिबेट। मशहूर है सोक्रेटिस के बारे में कि वो जाके, उसको पता चलता था ना यार कोई भी अक्लमंद आदमी, वो उसके साथ जाके रीजनिंग करता था, कन्वर्सेट करता था, और कहता था कि यार इस कन्वर्सेशन के नतीजे में आई विल लर्न, या आप कुछ बात अपनी मनवा लेंगे या मैं मनवा लूँगा। ओके। आप फिलॉसफी के स्टूडेंट को ये असाइनमेंट दें ना कि वो फिलॉसफी का स्टूडेंट मेरे और आप या किसी भी एक बंदे के साथ बैठ के कन्वर्स करे कि यार जिस तरीके से हम सोसाइटी को डैमेज कर रहे हैं, इट इज़ नेगेटिव फॉर ऑल ऑफ अस। बट फॉर दैट यू सी उसकी एजुकेशन नहीं हो सकती। दैट्स द नहीं हो प्रॉब्लम, एजुकेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता? हाउ डू यू डिटरमिन अ विनर ऑफ अ फिलोसॉफिकल ना हो डिबेट? विनर। विनर हमारा पर्पस भी नहीं। ओके, पर्पस क्या हाउ है? डू यू ग्रेड अ फिलोसॉफिकल डिबेट? हाउ, देखिए एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ना, हमारे पास इस वक्त ऑब्जर्वर है ना, Yeah. देख रहे हैं कि मेरी और आपकी कन्वर्सेशन कितनी अच्छी जा रही है, या कम से कम मैं वो बातें कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए। ठीक है। अगर मैं फिलॉसफी पढ़ाने वाला टीचर हूँगा तो मैं वैल्यूएट ये कर रहा हूँगा कि आर्गूमेंट देते वक्त आर्गूमेंटेशन की जो साइंस है, क्या वो स्टूडेंट ने फॉलो की है? ठीक है। क्या वो लिसनिंग कर रहा है या सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है? दिस इज अगेंस्ट दैट। ठीक। क्या मैं आपके आर्गूमेंट को समझ भी रहा हूँ कि नहीं समझ रहा? ठीक। नो, दिस इज प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल सेट दैट यू हैव ओके। एज फिलोसफिकल सब्जेक्ट एज यू कैन नेम। वेल, तो मोस्ट हर एक एब्स्ट्रैक्ट को अगर आप देखेंगे तो किसी ना किसी तरीके से स्किल्स की डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है। हमारी यूनिवर्सिटी में इसको कहते हैं PBL, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इसका डिफरेंट नेम रख सकती है। बट बेसिकली ये स्किल्स इट बेस्ड इज एप्लीकेशन ऑफ द स्किल। क्या आपने स्किल पढ़ाई है बच्चे को एक पूरे सेमेस्टर में 4 कोर्सेज 6 कोर्सेज के थ्रू, आप अब उसको कह रहे हैं कि जो स्किल आपने सीखी है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाओ। हमने उसका नाम रखा हुआ है PBL, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथडोलॉजी, ताकि एप्लीकेशन कर सकें। अब एप्लीकेशन के लिए 2 चीज़ें चाहिए थी ना। एक तो ये कि आपने अपना एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज किया, कि आपने उसको पेपर बेस्ड एग्जाम की बजाय प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जाम पे लिया। ठीक है। एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, वो है करेज। ठीक है। क्योंकि इनिशिएटिव लेने के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। जो भी आपने कहा था कि ये लथार्जिक होते हैं, वो लथार्जी छोड़नी पड़ेगी। जाहिर है। गर्मी और सर्दी देखनी पड़ेगी। मार्केट में जाएंगे तो गर्मी सर्दी तो लगेगी ना। रेलेवेंट है वो तो। लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। फिर आप आएंगे, आपको पता चलेगा कि यार ये तो बड़ी मेहनत तलब काम है। जैसे हम कहते हैं कि सेइंग वॉकिंग ऑन द रोड इज़ डिफरेंट देन एक्चुअली वॉकिंग ऑन द रोड। तो करेज चाहिए स्टूडेंट को ये सारा काम करने के लिए, और करेज की 2 डायमेंशंस चाहिए उसको। एक तो है एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव, ठीक है आपने इनिशिएटिव ले लिया। दूसरी वो इंपॉर्टेंट बात है जो भी आपने खुद प्रॉब्लम के तौर पे मुझे कही थी
कि स्टूडेंट पता क्या करता है, उसको जैसे ही कोई ऑब्स्टेकल आता है ना, कोई हिंड्रेंस आती है, वो बैठ जाता है। वो कहता है ओहो बड़ा प्रॉब्लम है सर। आप उसे कहते हैं यार ये जाओ वो कर दो, वो आके कहेगा ओहो सर बाहर तो बड़ी गर्मी है, सर बाहर तो ट्रैफिक जैम है, ये इशू हो गया, सर वो तो एजिटेशन हो रही है, सर वो बिजली बंद थी। देर आर 100+ लेम एक्सक्यूजेस। क्यों? अच्छा ये सारे प्रॉब्लम हैं भी। क्या हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि इनिशिएटिव लेना है, और जब इनिशिएटिव लोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे? तुम्हारी जॉब है इन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना। ये है करेज। तो आप जब स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सिखाते हैं तो आप उसको ये नहीं कहते कि वर्ल्ड इज़ दी स्टेज ऑफ रोजेस और तुम जाओगे और सारे बिजनेस के लोग बैठे होंगे और वो तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे होंगे। यू वुड हैव टू फाइंड योर फीट। लोग तुम्हारे साथ compete करेंगे, लोग तुम्हें डॉज करेंगे, लोग तुम्हें टफ टाइम देंगे, कंडीशंस होंगी। तो इनिशिएटिव लेना है और उस इनिशिएटिव के रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आनी है उनको प्रॉब्लम नहीं समझना, उनको एक अपॉर्चुनिटी समझनी है, एंड योर जॉब इज़ टू कन्वर्ट दैट प्रॉब्लम इनटू इनिशिएटिव। ये है करेज। तो अब देखिए मैंने 3 C's आपके सामने अभी तक डिस्कस कर दी हैं। असल में ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल में तब कन्वर्ट होगा जब स्टूडेंट के अंदर कैरेक्टर आएगा, जब स्टूडेंट के अंदर करेज आएगी टू टेक इनिशिएटिव एंड कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू। Would you allow Superior University to have student unions? वी हैव स्पिरिट इन स्पिरिट यूनिवर्सिटी, वी हैव स्टूडेंट यूनियंस। और जहाँ वो इलेक्शन सर मैं ये बताने लगा था, हमारा इलेक्शन का सिस्टम इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, और ये आज का नहीं है। मैं स्पिरिट यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से हूँ, ठीक है, मैं पहले दिन से देख रहा हूँ उसका, ये इससे भी पुराना है। हमारे रजिस्ट्रार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। हर क्लासरूम के अंदर बैलेट बॉक्स रखा जाता है। हर क्लासरूम, एवरी स्टूडेंट वोट करता है, और एक स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे पास, जैसे नेशनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं कि हमारे यहाँ क्लब्स के इलेक्शंस होते हैं और सोसाइटीज़ के इलेक्शंस होते हैं, और एक है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट वाइस लीडर्स, SVLs, जो जब मैं बच्चा था ना हमारे दौर में उसको मॉनिटर कहते होते थे। उसको किसी जगह पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, CR। हम उसको कहते हैं स्टूडेंट वाइस लीडर। तो हमारी हर क्लास में, मैं बैच की बात नहीं कर रहा, जो भी सेक्शन है हर सेक्शन में एक स्टूडेंट वाइस लीडर होता है, और वो टीचर की मर्ज़ी से सिलेक्ट नहीं होता। स्टूडेंट कंटेस्ट करते हैं, हर क्लास ये फाइनलाइज करती है कि मेरी क्लास में वोट के थ्रू ठीक है, कौन स्टूडेंट वाइस लीडर होगा। फिर एक क्लब है जो कि डिपार्टमेंट लेवल पे, वो क्लब के पैनल्स बनते हैं, वो लोग अपने मंशूर बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस करते हैं, स्टूडेंट्स को कन्विंस करते हैं, कई दफ़ा बिरयानियाँ भी खिलाते हैं, वोट लेते हैं, इलेक्शन होता है, ढोल बजते हैं, लोग नाचते हैं जो पार्टी जीतती है। इस तरीके से इलेक्शन हो रहा है। उसके there बाद is फिर no एक student union for the नहीं, university. मैं आ रहा था, ये है डिपार्टमेंट लेवल की। उसके बाद है यूनिवर्सिटी लेवल की लीडरशिप। ठीक है, एक तो हमारी सोसाइटीज़ डिपार्टमेंट लेवल पे नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल पे। ठीक है, क्योंकि अगर लिटरेसी फ़र्ज़ करें एक सोसाइटी है फ़ोटोग्राफी की, ठीक है, अब कई दफ़ा बल्कि मैंने ये देखा है कि हमारे मेडिकल के MBBS के बच्चे फ़ोटोग्राफी में बहुत अच्छे हैं। तो इट इज़ ए हैबिट विच, और दिस इज़ ए हॉबी जो किसी की भी हो सकती है, इट इज़ नॉट डिसिप्लिन स्पेसिफिक। तो हमारी जो स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल की बॉडीज़। ठीक है, दूसरा ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक पैनल यूनिवर्सिटी वाइड लीडरशिप के लिए हर साल कम्पीट करता है। ठीक है, वो भी अपने मैनिफेस्टो बनाते हैं, स्पीचेस करते हैं, और उनको सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। तो इस वक्त सुपीरियर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट कौन है? इस वक्त हमारी सुपीरियर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हमारे अलाइड हेल्थ साइंसेस का स्टूडेंट है, ठीक है, फरहान उसका नाम है, ठीक है, एंड ही गॉट सिलेक्टेड बाय। अच्छा ये सर इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊँ कि ये खाली स्टूडेंट बन नहीं जाते। देखें, एक फैकल्टी की 3 लेवल्स के ऊपर स्टैट्यूटरी मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, पहला लेवल है डिपार्टमेंटल लेवल, इसको हम टेक्निकल कहते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़, BOS, जहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सपर्ट्स बैठ के एकेडमिक डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ाना क्या है, असेसमेंट्स कैसे होगी, कौन सा प्रोग्राम बंद करना है, कौन सा चलाना है, प्रोग्राम में क्रेडिट आर क्या होंगे, कोर्सेज क्या होंगे, वगैरह वगैरह। सो सीनियर academicians फ्रॉम योर ओन डिपार्टमेंट एंड सम एक्सटर्नल मेंबर्स, बोथ फ्रॉम इंडस्ट्री एंड फ्रॉम एकेडेमिया, आप उनको लेते हैं और ये डिसीजन मेकिंग होती है। हमारे क्लब का प्रेसिडेंट और हमारा SVLs का प्रेसिडेंट जो डिपार्टमेंट का होता है वो उसके अंदर मेंबर है।
ठीक है। तो एकेडमिक डिसीजन मेकिंग में स्टूडेंट की वॉइस इतनी शामिल है कि जहाँ पे सीनियर प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं, वहीं पे वो स्टूडेंट भी बैठा हुआ है, ओके। वो उस डिसीजन मेकिंग में शामिल है। दूसरा लेवल है जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ फैकल्टी। ये डिपार्टमेंट के ऊपर फैकल्टी लेवल के ऊपर होती है। जो फैकल्टी का प्रेसिडेंट है वो उसका मेंबर होता है। ठीक है। तीसरे लेवल पे एकेडमिक काउंसिल जिसको हम कहते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी की स्टैट्यूटरी बॉडी। तो कोई भी चेंज या कोई भी काम जब हमने करना होता है तो हम उसको पहले BOS में प्रेजेंट करते हैं, वहाँ से वो अप्रूव होकर BOF में आती है, वहाँ से वो एकेडमिक काउंसिल में जाती है। ठीक है। एकेडमिक काउंसिल के अंदर जो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट है स्टूडेंट, वो एकेडमिक काउंसिल का मेंबर है। ठीक तो है। आपको बहुत यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये नज़र नहीं आएगा। देयर आर वेरी वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़। मैं और कहना तो ये हर चाहता हूँ साल वी आर दी होता ओनली है यूनिवर्सिटी, हर स्टूडेंट- साल इलेक्शन होता है स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट का। जी, सबका, नहीं वो तो ठीक है, क्लासरूम से लेके वो तो मैं समझ गया। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी तक हर साल इलेक्शन हर होता है। साल इलेक्शन होता है। और ये इन स्टैट्यूटरी कमेटीज़ के मेंबर्स होते हैं। एंड डू दे स्टिल हैव टू साइन वो जो डॉक्यूमेंट होता है व्हेन एंटरिंग अ यूनिवर्सिटी दैट वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी? नो वी डोंट। आपकी यूनिवर्सिटी नहीं कराती? नहीं, बिल्कुल नहीं करवाते। हम ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स इज वन ऑफ नहीं, द फैसेट। ये तो फिर गैर कानूनी है। नहीं एक्चुअली आप करवाते होंगे, ये हो नहीं, सकता ऐसी है बात ना नहीं करवाएं। है। देखें वो हमारे, देखें दो डिफरेंस है इसके अंदर। अच्छा। एक है पोलिटिसाइज करना चीज़ों को। पॉलिटिक्स बाय डेफिनेशन, पॉलिटिक्स बाय मीन्स, कोई बुरी बात नहीं है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स दैट वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। इट इज़ नॉट दी यूनिक और दी बेस्ट सिस्टम, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स। आपको पता है दुनिया ने आज तक जो एक्सपेरिमेंट किए। अब डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि नेशनल लेवल पे डेमोक्रेसी पेनिट्रेट कर जाए। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की ये जॉब है कि बच्चे को डेमोक्रेसी सिखाएं। हम बच्चे को पॉलिटिक्स का तो एक पार्ट आप क्या ही दें। पॉलिटिक्स में इसलिए वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा कि इसकी कोनोटेशन डिफरेंट है। पॉलिटिकिंग ना सिखाएं, पॉलिटिक्स तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ टेक्निकली। ठीक है। आई थॉट कि ये शायद बहुत टेक्निकल टर्म हुआ, नहीं, बट यू fine. अंडरस्टैंड इट। यानी डेमोक्रेसी सिखाएं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है यार? इस बात को समझें कि डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव होगी। इस बात को समझें कि मैं आपके साथ डिफर कर सकता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं और आप लड़े हुए आपस में। हाँ। तो डेमोक्रेसी इज़ वो क्लासिक एग्जाम्पल है कि ये लोगों की वॉइस सुनी। स्टूडेंट वॉइस लीडर हम क्यों कह रहे हैं कि ये इसकी जॉब ये है कि ये स्टूडेंट की वॉइसेस को हम तक एज इंस्टीट्यूशन पहुँचाए। दैट इज़ वाई वी कॉल इट स्टूडेंट वॉइस लीडर, SVL कहते हैं इसको टेक्निकल वर्ड्स। आई मीन होपफुली ये एपिसोड कुछ सुपीरियर के बच्चे लिखेंगे तो अगर सिस्टम ऐसे, बिकॉज सोशल मीडिया पे आने का मकसद ही ये होता है यार, लेट्स से टू गिव एन इंटरव्यू और प्रेजेंट, मकसद ये होता है कि यू कैन बी स्क्रूटनाइज्ड फॉर द थिंग्स यू आर सेइंग। एंड सभी मैंने ये भी कहा था कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स ही इज सेइंग। जो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि लाइक ये बात दुरुस्त है कि नहीं। कंटिन्यू। और मैं आपको जाते हुए अपनी एनुअल बुक दे के जाऊँगा। इंशाल्लाह। वो एनुअल बुक हम HEC और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। आपको उसके अंदर भी ये सारे प्रोसेस और सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो कि ये कैसे हो रहा है। बाकी आप तशरीफ़ लाएँ किसी दिन हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के इन SVLs के साथ भी पॉडकास्ट करें, वो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइफ देंगे। तो अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जो कन्वर्जन है ह्यूमन रिसोर्स की इनटू ह्यूमन कैपिटल, उसके अंदर कैरेक्टर, करेज और कॉम्पिटेंस तीनों चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। और उसके लिए आपकी इंस्टीट्यूशन को कॉन्शियस डेवलपमेंट और कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी। हमने ये भी बात की कि आपको यूनिवर्सिटी ने रिसर्च ओरिएंटेशन देनी है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया हम 1 PhD 1 सॉल्यूशन कर रहे हैं। सेक्टर वाइड भी ये रियलाइजेशन आ रही है और अप्लाइड रिसर्च की तरफ बात बढ़ रही है। तीसरी बात है स्टार्टअप कल्चर। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एक प्रिसाइज नंबर दूंगा कि हमने 2376 ठीक है। बिजनेसेस, स्टार्टअप्स पिछले 4 साल के अंदर जनरेट किए। दैट्स गुड। किए कैसे कि 3U1M जो मैं आपको फ्रेमवर्क बता रहा था कि 3 साल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, और चौथे साल में हम स्टूडेंट्स को देते थे 4 ट्रैक्स। एक ट्रैक है स्टार्टअप ट्रैक, जिसके अंदर आप स्टूडेंट को कहते हैं अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, हमारा बिजनेस इनक्यूबेटर है, आप उसमें एनरोल हों। 5 दिन आप इनक्यूबेटर के अंदर काम करेंगे, इंडस्ट्री और लोकल एक्सपर्ट्स के थ्रू आइडिया फॉर्मेशन से लेके एग्जीक्यूशन तक सारा कुछ आपने करना है। और सिर्फ बिजनेस प्लान नहीं बनाना, बिजनेस करके दिखाना है, फिर आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है। और क्लासेस वो वीकेंड पे लेता है। ये स्टार्टअप स्ट्रीम है। दूसरी हमारी स्केल अप स्ट्रीम थी। अगर आप फैमिली बिजनेस से बिलोंग करते हैं और आप उसको अप स्केल करना चाहते हैं तो हमारे एक्सेलरेटर में एनरोल होंगे और वो भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के थ्रू आपको एक्सेलरेट करवाएगा। ठीक है। तीसरा था जिसको हम डिज़ाइन चैलेंज कहते हैं। डिज़ाइन चैलेंज का मतलब ये है कि आपने जॉब नहीं मांगनी जाकर इंडस्ट्री से। आप इमेजिन करें किसी दिन आपके पास एक स्टूडेंट आता है, वो आके कहता है सर मैं जॉब लेने नहीं आया। आपके बिजनेस के कोई ना कोई चैलेंजेस, कोई ना कोई मसले होंगे,
आप कहते हैं हाँ यार मुझे लगता है मेरी मार्केटिंग कैंपेन अच्छी नहीं बनी, हम्म। वो कहते हैं मैं आपका ये मसला सॉल्व करूँगा, यानी अगर मैंने कि कर दिया तो मुझे रख लीजिए। स्पेसिफिक चीज़ों के सॉल्यूशंस दे रहा है विद इन अ बिजनेस। वो जाके ये नहीं कह रहा कि मैंने डिग्री की है मुझे जॉब दे दें, ठीक है, वो जाके कह रहा है मैंने डिग्री की है मैं आपके किसी मसले का हल निकाल सकता हूँ, ठीक है, अगर निकाल दूंगा तो मुझे रख लीजिएगा, ना निकाल सका तो मुझे फायर कर दीजिएगा। इसको हम कहते हैं डिज़ाइन चैलेंज। ठीक है। तो इस तैयारी के साथ हम स्टूडेंट्स को 4 से 5 के ग्रुप्स में प्लेस कर देते हैं विद इन इंडस्ट्री, और वो किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को पकड़ के 4 माह उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ठीक है। अंडर द गाइडेंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर। इन 3 स्ट्रीम्स के थ्रू हमारी ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट 67 से चलेगी 93%, और 30 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी 100% है। माशाल्लाह। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये आसान नहीं है, क्योंकि रेगुलेटर आता है, सरकारी डिपार्टमेंट्स जी स्टेटमेंट आ गई, आप देख रेगुलेटर सकते हैं। आपके पीछे पड़ जाते हैं, वो कहते हैं प्रूव इट। तो हाँ। फिर हम उन्हें क्या करते हैं, हर जो ग्रेजुएट पास आउट होता है उसका जॉब लेटर हमारे पास होता है, हम कहते हैं कॉल करके देखने, चाहे कंपनी को चाहे ग्रेजुएट को, ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्यों भला सर? देखिए मसला था चिकन एंड एग वाला। हम्म। इंडस्ट्री में स्टूडेंट जाता है, कहता है मुझे जॉब दें, वो कहते हैं यार तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो कहते हैं मुझे जॉब देंगे तो एक्सपीरियंस आएगा। जाहिर बात है। तो हमने चौथे साल में स्टूडेंट को कहा कि तुमने वो एक्सपीरियंस अभी ड्यूरिंग स्टडीज़ ही 1 साल का मार्केट का ले लेना है, तुम्हें मार्केट 1 साल में बता देगी कि लेट आने को हम अकोमोडेट नहीं करते, हमें डेडलाइन चाहिए, हमें पंक्चुअलिटी चाहिए, हमें डिसिप्लिन चाहिए, जो सारी बातें आपने भी की। 1 साल में जब तक उसकी डिग्री अभी स्टिल कंप्लीट हो रही है, वो मार्केट की रियलिटीज़ को जब समझ लेता है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस आप खुद समझ सकते हैं कितने बढ़ जाते हैं। जाहिर तो है। दैट इज़ हाउ वी क्रिएटेड एम्प्लॉयबिलिटी। और चौथी स्ट्रीम जो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था कि वो हमने गो ग्लोबल की स्ट्रीम ऐड की, वो तो शुरू में डिस्कस की थी। ये चौथी स्ट्रीम थी। तो ये 4 करियर ट्रैक्स हम उसके लिए दे रहे हैं। आई थिंक ये अच्छी बात है, कहते हैं कि स्कूल ने अपने आप को इतने क्विकली ओरिएंट कर लिया, जी यार ये प्रॉब्लम आ रही है, हमने अकोमोडेट करना है, बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कस्टमर है, जो इंडस्ट्री भी है और टू सम एक्सटेंट जो आपका प्रोडक्ट भी है कि यार स्टूडेंट वो हमारी प्रोडक्ट है। इट इज़ अ प्रोडक्ट, बट टेक्निकली व्हाट आई मीन इज़ के जो आपका प्रोडक्ट भी है वो भी टेक्निकली ड्यूअल है, वो कस्टमर भी है, प्रोडक्ट भी है, यानी कि वो एंटर हो रहा है एज कस्टमर, बन के वो जा रहा है प्रोडक्ट इवेंचुअली। तो अगर आप उसको बना ही ठीक नहीं रहे, वो प्रॉब्लम है। डू यू सी ये गैप कम होते हुए, लाइक ये जो गैप बिटवीन द एम्प्लॉयर एक्सपेक्टेशन एंड द एम्प्लॉय कमिंग आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये जो गैप है इनके दरमियान जहाँ पे एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, ये कम होगा, ज़्यादा होगा? देखें, मैं आपको उसको 2 डायमेंशंस में एक्सप्लेन करूँ। एक है ऑप्टिमिस्टिक साइड। इकबाल ने कहा था ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी दरहेज है साकी। इस मिट्टी ने बहुत बड़े चैलेंजेस देखे और इस मिट्टी ने हमेशा उनके सॉल्यूशंस निकाले। तो प्रॉब्लम इज़ देयर, इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, ये ऑप्टिमिस्टिक वर्जन ऑफ इट है। या दूसरा वर्जन है नीड बेस। नीड बेस वर्जन ये है कि हम अपने बच्चों को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये समझाते थे कि जिन्हें माँ बाप अदब नहीं सिखाते उन्हें ज़माना अदब सिखाता है। ठीक है। अभी जब हम इस पॉडकास्ट से पहले बैठे हुए थे तो आपने एक बात की कि स्टूडेंट जब 4 साल की डिग्री करके आता है वो समझता है मेरा मुश्किल वक्त गुजर गया, हालांकि मुश्किल वक्त अभी शुरू होता है। हाँ जी। तो मुझे याद है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में मैं क्लास में स्टूडेंट्स को कहता होता था कि अगर आप अभी मार्केटिंग नहीं सीखेंगे तो 4 साल के बाद वैगन की अगली सीट पे बैठ के सीखेंगे, हाँ जी। और वो लर्निंग बड़ी मुश्किल है, अभी कर लें तो बेहतर है। नहीं, बहुत तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है। तो ये अंडरस्टैंड करना कि कुछ बातें आपके जब सर पड़ जाती हैं ना तो आपको करनी पड़ती है। ठीक है। ये जिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, नाउ इट हैज़ बिकम नीड ऑफ द टाइम। ये उनकी अपनी सर्वाइवल की जंग है, सिर्फ उनकी नहीं, सोसाइटी की। वो तो एक तरफ हो गया ना, मुझे पर example मैं दो। एज ए प्राइवेट बिजनेस दोनों की देखें, हमने बात छोड़ी जाके कहाँ थी। चौथी, आपने रिसोर्स को कैपिटल में कन्वर्ट किया, आपने इंडिजिनस रिसर्च सोल्यूशन दिए, आपने स्टार्टअप कल्चर दिया, और चौथा काम था फ्लरिशिंग सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करना। अब मैं आपको एक और फैक्ट दूं, आपको मज़ा आएगा सुन के। आपको पता है पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 62 63 ऐसे, वर्ल्ड एवरेज कितनी? 65 76। 76। जापान में, यूरोप में इट इज़ 86 87। ठीक है। इसका मुझे ज़रा सादा ट्रांसलेशन करने दें। बड़ा पाकिस्तान में मेरे और आपके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट दे आर बीइंग बोर्न इन पाकिस्तान, उनकी ज़िंदगी 1.5 डेकेड दुनिया के महज़ब मुल्कों से कम होने के चांसेस। 1.5 डेकेड, 15-20 साल की बात कर रहा हूँ। आपके ख्याल में
क्या ये खित्ते का मसला है? क्यों कम है? उसकी मैं आपको एक सादा फैक्ट बता देता हूँ। आपको पता है स्मोक की वजह से लाहौर में एक सिचुएशन आती है जब एवरी ब्रीथ दैट यू टेक, हर सांस आपकी ज़िंदगी के डेज कम कर रही होती है। इस तरह ही। अब मैं और आप, चाहे मैं 1000 रुपया महीने का कमाता हूँ या 2 करोड़ कमाता हूँ, सांस तो इधर ही लेना है ना भाई। इस तरह ही। हमारे ट्रैफिक हादसात और द वे वी ड्राइव, मैं चाहे BMW में बैठा हूँ या मेहरान में बैठा हूँ या मोटरसाइकिल पे हूँ या पैदल हूँ, जो क्योस ऑफ ट्रैफिक है वो मुझे और आपको एक ही जितनी टेंशन और शुगर का मरीज बना रही है। इस तरह ही। तो अगर हम अपने बच्चे को कैरेक्टर, करेज और कॉम्पिटेंस नहीं सिखाएंगे, इसी सोसाइटी में मेरे भी बच्चों ने रहना है, वो इसी क्योस में ज़िंदा रहेंगे। सर, वर्ल्ड बैंक ने 2 माह पहले 3 माह पहले, ये ज़रा पॉलिटिकल बात अगर आप इसको ना समझें, तो एक रिपोर्ट इशू की। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में 6% ऑफ GDP ग्रोथ इज कॉम्प्रोमाइज्ड एवरी ईयर बिकॉज ऑफ करप्शन। बिकॉज ऑफ करप्शन आप चल रहे हैं 1.3 2.1% ग्रोथ पे, मैक्स 3 हो जाता है, मैक्स 3। आप, मैं कहता हूँ करप्शन 0 तो हर चीज़ नहीं होती सोसाइटी से, 50% ही हो जाए, 50 हो जाए तो आपकी GDP ग्रोथ रेट 6.7%, 6.6 प्लस चली जाएगी। अगर मैं और आप आज अपना रोल, और सबसे बड़ा रोल एकेडेमिया का है, अब ये नोबल बात नहीं है, ये नीड की बात है, पोजीशनिंग की बात है, आप अगर प्लेस्ड हैं हम वहाँ पे। ये काम नहीं करेंगे तो देखें हमारे बच्चे भी तो इसी सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी इधर ही हैं। अच्छा, बात है ये समी भाई अगर कोई टीचर देख रहे हैं उससे भी अपील कर रहे हैं कि भाई आप भी इस बात को जी समझ लें। ज़रूर, देखें ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस की, ये अकेले इन्होंने जाती तौर पे नहीं करना, सही, ये मिलके करना। मिलके ही होता है। हमारी बात सिर्फ इतनी कि जो मैंने आपको कहा कि एक तो ऑप्टिमिस्टिक होना है, होप है कि हम कर सकते हैं, एक ये है कि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ये हमारे सर पे आ गई, पानी सर से ऊंचा चला गया, वी हैव टू डू दैट, अदरवाइज वी विल बिकम ए सोसाइटी ऑफ ज़ोंबीज। दोनों सूरतों में करने के लिए पहली चीज़ क्या चाहिए? बिलीफ। आपने शुरू में कहा था बच्चा बिलीव ये करता है, मैंने कहा ये कीवर्ड मैंने पकड़ लिया आपका। सबसे पहले बिलीफ चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, बिलीफ ये चाहिए कि हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में, मैं भी और आप भी। चाहे आप रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं और मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हूँ, इस सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट आप भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप भी मनी मेकिंग करें, मैं भी मनी मेकिंग करता हूँ, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ क्रिएट करना। देखें, आपको याद है पाकिस्तान के नोट पे एक दौर में लिखा होता था, गवर्नमेंट ने उसको स्पेशली हटा दिया है, उस पर लिखा था हसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है। इमेजिन इट, यू आर मेकिंग मनी और आप इबादत कर रहे हैं, ये लिखा हुआ था नोट के ऊपर। आई एम श्योर आपने देखा। अच्छा कि ये रिमूव कर दिया सर, वो तो इन्होंने अपनी वजह से कर दिया। बड़ा मुश्किल होना था वरना। तो आप खुद सोचें कि जब प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मनी मेकिंग कर रही हैं तो हसूल रिज़्क़ हलाल ही कर रही हैं, एज लॉन्ग एज के हसूल रिज़्क़ है और हलाल रिज़्क़ है। ठीक है, तो मैं भी पैसे कमाऊं, आप भी पैसे कमाएं, इसको वेल्थ क्रिएशन कहते हैं। सर, वेल्थ क्रिएशन हो तो सोसाइटी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऊपर जाता है। वेल्थ क्रिएशन सोसाइटी की मजबूरी है, चॉइस नहीं है। और वेल्थ क्रिएशन सोसाइटी में गवर्नमेंट नहीं करती, मैं और आप करते हैं, इंडिविजुअल्स करते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन करना खुद नोबेलिटी है, अगर आप इसको सही तरह से समझें तो। हम पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे अंदर ये बिलीफ है कि हम कर सकते हैं। और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के तौर पे हम ये देखें, देयर कुड बी डिफरेंट रेसिपीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि देयर इज़ दी वन रेसिपी अवेलेबल, मैं ये कह रहा हूँ कि देयर आर डिफरेंट रेसिपीज़। हमने ये रेसिपी आइडेंटिफाई, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम है। ऑब्जेक्टिव सेम है कि आपको चेकलिस्ट क्वालिटी से निकल के इम्पैक्ट क्वालिटी पे आना पड़ेगा। द कन्वर्जन हैज़ टू बी करेक्ट। आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से ये पूछना पड़ेगा कि मुझे मत बताएं कि आप कितने एकड़ पे, मुझे मत बताएं कि आपने कितनी PhD फैकल्टी हायर की, मुझे मत बताएं कि आपने कितने रिसर्च पेपर लिखे, मुझे ये बताएं कि आपके बच्चों ने कितने स्टार्टअप्स किए, प्रॉब्लम कितने सॉल्व किए, मुझे ये बताएं कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, मुझे बताएं एम्प्लॉयबिलिटी कितनी क्रिएट की, मुझे बताएं आपके बच्चे में डिसिप्लिन आया कि नहीं है। ठीक है। तो इम्पैक्ट की बात करें, सबसे पहली बात तो ये, और बिलीफ से स्टार्ट करें। और इसके दरमियान हमारी रेसिपी, जो कि हमने एक क्रॉनिक मॉडल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, ये खुद एक छोटी सी स्टोरी है, शायद किसी वक्त और पॉडकास्ट करनी पड़े, कि हमने कैरेक्टर पे जब काम शुरू किया तो हमने सेमिनल वर्क से स्टार्ट किया, जो कि ज़ाहिर वेस्टर्न था। तो प्लेटो का बहुत बड़ा काम है उसमें, एरिस्टोटल का बहुत काम है, हमने वो सारा पढ़ा। एरिस्टोटल ने इसको वर्चू बेस्ड कैरेक्टर कहा था। वहाँ से हम आए, फिर मैरी क्रॉसन को पढ़ा, फिर हमने क्रिस्टोफर को पढ़ा, फिर हमने लेटेस्ट सारी जितनी भी काम इसके अंदर हुए वो सारे देखे। ऑक्सफोर्ड प्रोजेक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, जुबली सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है।
इसको देखा तो हमें एक बात की समझ आई, मैं आपको क्विकली बता ही देता हूँ कि कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, उसके लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है एक रोल मॉडल की। मैं अपने बच्चों को कहता रहूँ सच बोलो, और साथ ये कहूँ कि बाहर मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है, बता दो बाबा घर नहीं है, हाँ नहीं हो सकेगा ना, तो रोल मॉडलिंग करनी पड़ेगी। फिर हमने कहा अच्छा अगर रोल मॉडल लेना है तो फिर हमें बंदा ढूंढना पड़ेगा। अब कायदे आज़म भी रोल मॉडल हैं, नेल्सन मंडेला भी रोल मॉडल है। तो हम चलते चलते यहाँ तक चले गए कि लेट्स फिगर आउट अ पर्सन जिसको वाकई दी बेस्ट रोल मॉडल कहा जा सके। ठीक है। तो हमने देखा कि वेस्टर्न लिटरेचर तक, जैसे वो बड़ी फेमस बुक है दी 100 पर्सन्स हु क्रिएटेड, वो माइकल हार्ट की लिखी हुई बुक है, क्रिश्चियन आदमी, उसने ये बुक लिखी कि किन 100 लोगों ने दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया, और उसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही रेटेड हिम द टॉप नॉच पर्सन अबव जीसस, हालांकि वो खुद क्रिश्चियन था। तो फिर हमने प्रॉफिट की लाइफ को और तरीके से देखना शुरू किया। अगर मेरे वर्ड को गलत ना समझा जाए तो हमने उनको सेकुलर तरीके से देखना शुरू किया, एज ए पर्सन, Like, अपना मजहब हमने साइड पे किया, हमने कैसे हजम की हमने देखा जिंदगी उनको को एज ए देखो। पर्सन पढ़ते, ठीक है। एज ए पर्सन उन्होंने क्या किया। तो सर हमें ये नज़र आया कि बिलीफ ऑन अल्लाह और बिलीफ क्या विल क्रिएट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। सोसाइटी आप सब जानते हैं क्या हालात थे, रिसोर्सेज तलवार दूर की बात है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था, कई दफ़ा खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, डिटर्मिनेशन, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, इतनी स्ट्रगल, और कंसिस्टेंसी देखें, परसिस्टेंस देखें, इस्तकामत देखें, और फिर इम्पैक्ट देखें। तो हमें लगा कि इनसे बड़ा तो रोल मॉडल होगी। हम अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यार आप क्रिश्चियन हैं, हम नहीं कह रहे कि आप उनको प्रॉफिट के तौर पर पढ़ें, यार एज ए पर्सन तो पढ़ें। नहीं, मैं जिस तरह- नेल्सन मंडेला को पढ़ता हूँ तो मैं क्रिश्चियन तो नहीं हो जाता, एग्जैक्टली। मैं बुद्धा को पढ़ता हूँ तो बुद्धिस्ट तो नहीं बन जाता। एज ए पर्सन पढ़ के देखें कैसे ग्रेट आदमी, बाकी बातें छोड़ दें। तो उसके ऊपर फिर हमने एक प्रॉफिटिक मॉडल ऑफ कैरेक्टर बनाया, उसके ऊपर एक बुक लिखी हुई है, हमारे चेयरमैन ऑथर हैं उसके। अच्छा। तो वो हमने 3 क्रेडिट आवर के कोर्स के तौर पे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट की डायरेक्शन, ये जो यूथ मैंने आपको कहा ना डायरेक्शनलेस यूथ है, ये मसले हमने हल किए। फिर हमने एक स्टेप और लिया और हमने देखा कि अच्छा अगर प्रॉफिट ने इतना एग्जाम्पलरी रोल मॉडल प्ले किया तो कैसे कर लिया। तो हमें समझ आई कि पीछे इंस्पिरेशन कुरान थी, गाइडेंस कुरान से आती थी, अल्लाह से आती थी, थ्रू कुरान आती थी। फिर हमने रीडिफाइनिंग सक्सेस फ्रॉम कुरान एक मॉडल डेवलप किया जिसको हम कहते हैं ये रेसिपी ऑफ सक्सेस है। तो हमने सबसे पहली ये डेफिनेशन, जहाँ से मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि सक्सेस हर तरह की है। सक्सेस की 4 डायमेंशंस हैं। सक्सेस पर्सनल भी है, सक्सेस प्रोफेशनल भी है, सक्सेस स्पिरिचुअल भी है, और सक्सेस सोसाइटल भी है। मेरा ये हक बनता है कि मैं पर्सनली भी सक्सीड करूँ, प्रोफेशनली भी सक्सीड करूँ, स्पिरिचुअली भी सक्सीड करूँ, और मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहूँ जो कि एक फ्लरिशिंग सोसाइटी है। सक्सेस चारों तरह की है, और हमने कुरान से वो रेसिपी फाइंड आउट करने की कोशिश की कि वो रेसिपी क्या है। आप बख्शने के लिए अपने आप को, या आप जन्नत में जाने के लिए ज़रूर कुरान पढ़ें नेकियां लेने के लिए, लेकिन सक्सेस के लिए भी तो पढ़ के देखें कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं कुरान से सीख सकते। तो आजकल हम उस बड़ी एक्सरसाइज हुई, हम कुरानिक मॉडल से ड्राइव करके ये देखते हैं कि मैं एज डायरेक्टर और एक अच्छा डायरेक्टर और एक कैसे बन सकता हूँ। अगर मैं कुरान से पूछूँ तो कुरान मुझे क्या बताएगा? कहेगा समी झूठ मत बोलना। कुरान कहेगा समी वो बात करना जो तुम कर सकते हो, वॉक द टॉक, जिसको हम इंटेग्रिटी कहते हैं, ये करैक्टर का एक पहलू है। कुरान मुझे कहेगा चैलेंजेस आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, डिटरमेंट रहना, इस्तकामत के साथ रहना, रिएक्ट कैसे करना है उनको, बिलीफ खुदा पे रखना, कंपैशनेट रहना, कंट्रोल लूज ना कर देना। ये सारी बातें कुरान ने कही नहीं। ये सारी ही बातें आज के प्रोफेशनल को चाहिए। दैट इज़ वाई वी कॉल इट रेसिपी ऑफ सक्सेस। तो कैरेक्टर को हम इस तरीके से प्रोजेक्ट के तौर पे लेके चल रहे थे। ठीक है। करेज और कॉम्पिटेंस की बात मैंने आपको बता दी कि स्किल सेट भी चाहिए, करेज भी चाहिए, और करेक्टर भी चाहिए। इनिशिएटिव की एबिलिटी ये करेज का पार्ट है। डिटरमेंट रहना, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना। तो आप सोचें आपके पास एक ऐसा ग्रेजुएट आ गया है जो आपको कह रहा है कि मेरा लाइफ का पर्पस क्लियर है और मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। आपने खुद अभी ये कहा कि मैंने आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आपको अच्छा लगा ये सुन के। बिल्कुल स्टार्ट में इसलिए कि मुझे इंस्टीट्यूशन ने सिखाया कि आपने ब्लेम नहीं करना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। बच्चे को अगर सर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा तो मेरा बच्चा कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? वो पास द पार्सल खेल रहे होते हैं हम, अगले को कन्विंस होता है कि सर आप ही उसकी है, वो गलती कहता है है या आप उसकी है, वो कर कहता है सकते हैं। उसकी।
तो हमने पहले कहा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, फिर हमारा स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो आपके पास एक स्टूडेंट आया होगा मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आपके पास स्टूडेंट आया होगा मैं पंक्चुअल हूँ, आपके पास स्टूडेंट आया होगा मैं पेशेंट हूँ, मैं कंपैशनेट हूँ, टीम में काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर एक विजडम का एलिमेंट नजर आएगा। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है तो प्लीज़ ईऑन होल्डिंग्स पे सीवी ड्रॉप करें। और साथ वो स्टूडेंट आपको कहे कि मैं इनिशिएटिव भी लूंगा और जो प्रॉब्लम्स आएंगे मैं उनसे घबराऊंगा नहीं, प्रॉब्लम्स को मैं कन्वर्ट करूंगा चैलेंजेस के अंदर, इंशाल्लाह। तो कितना अच्छा लगेगा आपको। ये है वो विजन जिस पे हम पहुंचे। और मेरे ख्याल में इट इज़ नॉट दी सुपीरियर यूनिवर्सिटी ओनली, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट सेक्टर में एक और बड़ी अच्छी खूबी होती है कि अगर कोई अच्छी काम सुपीरियर करेगा, हमारे कंपेटिटर को करने पड़ेंगे कंपटीशन की वजह से, बेंचमार्किंग, कंपटीशन, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स की वजह से। यू हैव टू टेक बेस्ट प्रैक्टिस। आई ऑल्सो थिंक बाय द वे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर आपस में कोऑपरेशन भी होती है, बता भी देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये फ़ायदेमंद है तो कर लो। जरूर। देखें एकेडेमिया में कम से कम ये सेंस है, और ये सिर्फ एकेडेमिया में नहीं है। आप देखें क्या एप्टमा में कंपटीशन के होते हुए भी कोलैबोरेशन नहीं होती? नहीं होती है, टेक्सटाइल एसोसिएशन होती है। तो एप्सेप के अंदर हर हमारी business में यूनिवर्सिटीज़ भी कोलैबोरेट भी करती हैं, कॉमन काज के ऊपर भी काम करती हैं, और ज़ाहिर है हमारा एक हेल्दी कंपटीशन भी है। ये सब कुछ ही होना चाहिए, व्हाई नॉट? सो दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट। आई थिंक इस पॉडकास्ट से जो चीज़ें आप सीख सकते हैं, ज़ाहिर है आपके पास और सवाल भी होंगे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ का पर्पस क्या है, एक हायर एकेडमिक्स का पर्पस पहले क्या था, जो बाय एक्सीडेंट बन गया जैसे भी था, उसको अब होना क्या चाहिए, जॉब मार्केट की रियलिटी क्या है। एज अ स्टूडेंट अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आपने अपने आप को भी ओरिएंट करना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी वो चीज़ें नहीं भी ऑफ़र करी तो आपने अपना दिमाग तो उसका ओरिएंट करना है ना। अगर आपकी यूनिवर्सिटी चीज़ें ऑफ़र कर रही है तो फिर आपने उनको यूटिलाइज़ कैसे करना है, और आपने ये फंडामेंटली अंडरस्टैंड करना है कि पोस्ट यूनिवर्सिटी जो आप में स्किल सेट हैं उसके साथ साथ, जिस तरह समी भाई ने फरमाया, एक कैरेक्टर सेट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप जहाँ भी काम करेंगे वो कैरेक्टर सेट एक्चुअली ज़्यादा मैटर करेगा। और इसकी बड़ी सिंपल लॉजिक है, अगर एक पोस्ट लगती है फॉर जॉब वैकेंसी ऑफ लेट्स से कॉपीराइट या कोई भी काम, जितने लोग अप्लाई करते हैं उनको वो काम आता होता है, तो जो एम्प्लॉयर होता है उसको पता है कि जिसने अप्लाई किया ना उसको ये चीज़ करनी आती है। द डिफरेंशिएटिंग वैल्यू क्या होती है, उसका कैरेक्टर और हाउ ही प्रेजेंट्स हिज कैरेक्टर। बाकी दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, बट हाउ ही प्रेजेंट्स हिज कैरेक्टर। समी भाई आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है लोगों की लर्निंग होगी, मज़ीद सवाल होंगे तो आपको तंग करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच।